Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 3 that is the story of Indian democracy हमने कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट और साथ ही साथ में हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर से हम कर चुके हैं। ये जो चैप्टर था दैट वाज बेस्ड ऑन इंडियन डेमोक्रेसी और इसको हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया। सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली हमने पंचायत वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ा कि पंचायती राज क्या होते हैं, पंचायत ट्राइबल एरियाज में क्या होती हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर भी वर्क कर रही है। थर्ड पार्ट में हमने पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे एग्जैक्टली डेमोक्रेसी को वर्क करवाया जाता है और उसके लिए कौन कौन से जो है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे होते हैं। सो आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जिन्होंने भी अभी तक भी चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो फटाफट से जो है सारे के सारे लेक्चर्स को खत्म कर लो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पर आंसर। और सिर्फ क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करेंगे, साथ ही साथ में आप देखेंगे कि आपको किस तरह से आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे पॉइंट वाइज लिखने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करने चाहिए। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं और 3 क्वेश्चंस थोड़े से इनडायरेक्ट है, मतलब कि उसके आपको डायरेक्टली आंसर जो हैं आपकी बुक में से नहीं मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपसे घुमा फिरा के पूछा गया है, थोड़ा आपको अपना भी दिमाग जो है दौड़ाना है और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को आंसर करना है। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और क्या पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो वो सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं, बट उसके पहले एक काम आपको करना है कि फटाक से जाओ और अपनी एक नोटबुक और पेन लेके आ जाओ और साथ साथ में जो भी पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताती जाऊं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना। सो अच्छे से आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, सो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ओके, रेडी हो? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, डिस्कस। ये जो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है, यानी कि इस स्टेटमेंट के बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर के 3rd सेक्शन में पढ़ा। ठीक है, सो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की हुई है, जिस भी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो सिर्फ डेमोक्रेसी बोलने से तो डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगी ना, उसको फंक्शन करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। तो उस फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का पार्ट और पार्सल होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको डिस्कस करना है। और इसी क्वेश्चन को एक और दूसरी तरह से पूछा गया है कि हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एक में स्टेटमेंट दिया, उसको डिस्कस करना है, दूसरा आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स कैसे जो है पार्ट और पार्सल होते हैं फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे इसका आंसर लिखोगे, वो थोड़ा सा सोचो कि कैसे जो है हम इसके आंसर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे, किसको डिफाइन करोगे इस एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर। एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो कि सबसे पहले एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। मतलब जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे लिखना तो एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन में, इसके बाद में मेन पार्ट जो भी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर हम उसको आंसर करेंगे एंड फाइनली हम कंक्लूजन करते हैं। ये पैटर्न हम कहां पर फॉलो करते हैं, जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तब भी हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही डील करते हैं। तो इसको आप आंसर करोगे तो इसी फॉर्मेट में करोगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या एक चीज बताओगे, सबसे पहले किसी एक चीज को डिफाइन करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिफाइन करना चाहिए, इसके बाद में आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर आना चाहिए, यानी कि आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो आपने लिखा कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर जो गवर्नमेंट होती है दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो वाली जो डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है डेमोक्रेसी की, इसको आप यहाँ पर जो है एक इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा कि इंडिया इज अ
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी या टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी ये होती है, इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसको फंक्शनिंग कराने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके मेन पार्ट में आएगा जिसे आप यहां पर लिखोगे। मतलब फर्स्ट पार्ट आपके आंसर का कंप्लीट हो गया जहां पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आ गया इंटरेस्ट ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ग्रुप को भी बताएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, फिर कैसे ये वर्क करते हैं डेमोक्रेसी को फंक्शन कराने के लिए। तो देखो आपने लिखा कि इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। ये हो गई आपकी एक लाइन कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परस्यू स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल एरेना, ऑपरेटिंग प्राइमरीली बाय लॉबिंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज। इंटरेस्ट ग्रुप्स किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके जो है मतलब पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एरेना में अपनी बात को आगे रखते हैं या वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं उनके अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो लेजिस्लेटिव बॉडीज के साथ में लॉबी करते रहते हैं। यानी कि जो भी लॉज बनाते हैं, जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं, उनके साथ में जो है मतलब एक तरीके से डिबेट्स डिस्कशंस करते रहते हैं जिसके थ्रू उनके अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को वो फुलफिल करवा सके। कैसे होती है हर एक चीज धीरे धीरे समझेंगे, और वैसे तो ऐसा कुछ डिटेल्स में नहीं समझेंगे क्योंकि वो सब कुछ चैप्टर के अंदर पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपने एक चीज बताई। अब आपने बताया कि व्हेन सर्टेन ग्रुप्स फील दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग टेकन अप, दे मे मूव टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव पार्टी। एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल हु ट्राई टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन ग्रुप्स इन द पॉलिटिकल एरेना। जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप या सर्टेन ग्रुप्स को ऐसा लगता है कि उनकी बात को जो है नहीं सुना जा रहा है या उनके इंटरेस्ट की बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाते हैं या वो सभी साथ में मिलके एक अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं जो कि अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एरेना में अपनी बात आगे रखते हैं या फाइट करते हैं। एक तरीके से फाइट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई वायलेंस करते हैं, ये कोई हथियार लेकर आ जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेन्स की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो जो सपोज वुमेन का ऐसा लग रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई है या जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है वो हमारी बात नहीं कर रही है, या वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए या किस तरह का जो है एम्प्लॉयमेंट उसको मिलना चाहिए, किस तरह का वर्क वो कर सकती है, ऐसे करके किसी भी तरह से कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट नहीं ले रही है। बट वुमेन चाहते हैं कि वो भी जो है वर्क कर सके, वो भी अच्छी जॉब पा सके और अच्छे से अपनी लाइफ जो है लीड कर सके। तो वुमेन्स क्या करेंगी, साथ में आ जाएंगी सारी। सबसे पहले तो वुमेन आ जाएंगी, सब साथ में आ जाएंगे, एक ग्रुप उनका फॉर्म जाएगा। जो भी अपने इस इंटरेस्ट के लिए जो है आवाज उठाना चाहती है वो सभी साथ में आ जाएंगी। वो गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडीज के साथ में जो है लॉबी करना स्टार्ट कर देंगी कि हम इस तरह के लॉस चाहते हैं या हम हमारे इस इंटरेस्ट को लेके चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे भी कुछ वर्क करे। और ऐसे करके जो है सारा डिबेट्स डिस्कशंस होगा, वो जो है लॉबी करते रहेंगे और साथ ही साथ में अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते रहेंगे। और अब ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उन्हें इस इंटरेस्ट ग्रुप के इंटरेस्ट की भी बात करनी है और उसके लिए भी लॉज वगैरह बनाने हैं। सो दैट इज इन वेरी वेरी शॉर्ट कौन हो गए आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, ये होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। एंड दे ऑफन परसुएड द गवर्नमेंट और द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट। और बहुत बार वो गवर्नमेंट को भी परसुएड करते हैं, लेजिस्लेचर्स को भी परसुएड करते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। नाउ दीज आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के अंदर से ही या गवर्नमेंट से मिली हुई नहीं होती हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रही हैं और पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। गवर्नमेंट जो भी प्लान्स पॉलिसीज बनाती है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। विमेन का हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, उसके अलावा ढेर सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि जैसे आपने देखा कि कहीं पर कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी गांव है तो वो सारे गांव डूबने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है तो जो भी वहां सारा कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी सारा डेवलपमेंट होगा, उसकी वजह से जो विलेजर्स वहां पर हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से अफेक्ट होने वाली है, यहाँ तक कि उनसे उनका लाइवलीहुड भी छिनने वाला है। तो वो सभी जो है एक साथ आएंगे, गवर्नमेंट से जो है अपने इस इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, उसमें बोलेंगे कि आपको इसमें जो है वर्क करना चाहिए, हमारे इस इंटरेस्ट की तरफ आपको भी ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से जो है सारा लॉबिंग वगैरह होता रहेगा और वो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट की जो बात है वो गवर्नमेंट से बोलेंगे या गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो इस पर्टिकुलर फिनोमेना या इस पर्टिकुलर इशू के लिए भी वर्क करें।
क्लियर है, ये भी आया समझ में। तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, चाहे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, चाहे ट्राइबल्स को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेके हो, चाहे पब्लिक की किसी पॉलिसी को लेकर हो, या वुमेन के राइट्स को लेके हो, या चिल्ड्रन के राइट्स को लेके हो, एडल्ट्स के लिए हो, किसी भी तरह के स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स बनते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स का मीनिंग पूरा जो है क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पूरा क्लैरिफाई करना है कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर कैसे हम धीरे धीरे बताएंगे कि वो इस फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए पार्ट या पार्सल का काम करते हैं। सो इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट फैक्शंस इनटू द डेमोक्रेटिक फील्ड्स। ये क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में किस तरह से डिफरेंट जो भी फैक्शंस होते हैं या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को इंश्योर भी करते हैं एक तरह से, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के, या जितने जो पूरी सोसाइटी है उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी सारी सोसाइटी के अंदर सारे मेंबर्स हैं, उन सभी के इंटरेस्ट को, उन सभी के जो भी सारे इश्यूज है उन्हें गवर्नमेंट कवर अप कर रही है या नहीं, सभी गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं पॉलिटिकल फंक्शनिंग में, इन सारी चीजों को भी इंश्योर करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। The argumentative kind of participation is essential in the contemporary era by different sections and the same is done by the interest groups. Different जो argumentative kind of participation जरूरी है contemporary era में, मतलब कि आज के टाइम में हर एक सेक्शन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में। जितने भी पूरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जितने भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जितने भी सारे लोग रहते हैं, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे हम बात करें कि कास्ट बेस्ड हो, क्लास बेस्ड हो, या रिलीजन बेस्ड हो, या फिर ट्राइबल्स पीपल मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, तो जितने भी सेक्शंस रहते हैं उन सभी का जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिक्स में इन द सेंस ऐसा नहीं हो कि वो सभी जो इलेक्शंस के लिए फाइट कर रहे हो, बल्कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो गवर्नमेंट क्या प्लान्स पॉलिसीज बनाती है, उसमें आपके इंटरेस्ट को जो है ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेम्पररी एरा में, ठीक है। मतलब क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट बनाई है वो हमारे लिए बनाई है, तो गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करे या ना करे, इस एक चीज को कौन इंश्योर कर सकता है? हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक भी रखना होगा। नहीं तो गवर्नमेंट क्या बन जाएगी? नहीं तो गवर्नमेंट टोटलिटेरियन या ऑथोरिटेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो है इस तरह से पार्टिसिपेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, और ये वर्क करने के लिए आज सबसे अच्छा रोल कौन प्ले कर रहे हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो जो काम मतलब सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को करना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर एक अपनी नजर रखें कि गवर्नमेंट सारा काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है। आप भी सारे पॉलिटिकल जो भी सारा फंक्शनिंग चल रहा है, जो भी कंट्री के लिए प्लान्स पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, उसमें इफेक्टिवली अपना पार्ट प्ले करें, पार्टिसिपेट करें। तो अब हर एक पर्सन तो ऐसा नहीं कर पाता है, जरूरी थोड़ी है कि हर एक वुमेन जो है, जैसे हमने वुमेन का एग्जाम्पल लिया ना कि वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए और अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए हर एक वुमेन तो आगे नहीं आ पाती, बट कुछ लोग आगे आते हैं और वो कुछ लोग ही इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम करते हैं। These groups mainly vocalize the opinion of underprivileged sections of the society, which include women, traders, workers, peasants, etc. तो mainly जो interest groups होते हैं वो जो underprivileged sections होते हैं सोसाइटी के, यानी जो खुद से अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, जो खुद से अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की आवाज बनते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि women हो गई, traders हो गए, peasants हो गए, workers हो गए, इन सभी के। The interest groups play a significant role in Indian democracy and they perform various important functions such as, और फिर जो interest groups होते हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी तक देखो हमने क्या सारी चीजें समझी। सबसे पहले हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है या डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर हमने बताया कि डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स का मीनिंग बताया, ठीक है। उसके बाद में हमने ये बताया कि इंटरेस्ट ग्रुप्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो मेनली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनकी आवाज बनते हैं, उनके लिए वोकलाइज करते हैं और फिर उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए फाइट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में लॉबी करते हैं। ये हमने उनका फंक्शन देख लिया और इतनी सारी चीजों से हमको एक चीज क्लियर हुई होगी, मतलब आपको भी समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो भी वर्क करते हैं वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए करते हैं, बट दीज आर नॉट द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस बट दीज आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है। और जब ये गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से चेक रखते हैं, उसकी प्लान्स पॉलिसीज को देखते रहते हैं कि वो हमारे लिए एग्जैक्टली प्लान्स पॉलिसीज बना रही है या नहीं बना रही है। ऐसा तो नहीं है कि अथॉरिटेटिव हो जाए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो है तानाशाह बन जाए गवर्नमेंट और लोगों के बारे में सोचे ही नहीं,
तो इन सारी चीजों के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। और जब गवर्नमेंट को ये पता होता है कि अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ गलत करेंगे, गलत इन द सेंस कि अगर हम जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा सोचे कि जो भी रिच क्लास है, हम सिर्फ उन रिच क्लास के लिए ही सारी प्लान्स पॉलिसीज लेकर आएंगे और उन्हीं की बेटरमेंट के लिए सारा काम करेंगे, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पुअर पीपल हैं, हम उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो ये पुअर पीपल के लिए एक इंटरेस्ट ग्रुप्स अपने आप फॉर्म हो जाएगा और वो उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए फाइट करेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप कोई ऐसा चमत्कार होगा और फॉर्म होगा, इन्हीं लोगों में से, मतलब इंडियन सिटीजन्स के ही अंदर से जो लोग हैं वो निकल के आएंगे और वो पुअर पीपल के राइट्स के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, आपने भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, चाहे न्यूज़पेपर में देखी हो, चाहे आपने मोबाइल फोन में देखी हो, अपने सोशल मीडिया वगैरह पर देखी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे होते हैं या उसको वोकलाइज कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे में क्या होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं अपने आप अराइज हो जाएंगे और वो जब गवर्नमेंट से इस स्पेसिफिक इंटरेस्ट या इशू में प्लान्स पॉलिसीज बनाने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में भी वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी ऑथोरिटेरियन नहीं होगी, वो भी लोगों के लिए काम करेगी और जो भी सारे सिटीजन्स होंगे वो भी गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक और अपनी आई जो है वो रखे रहेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट ग्रुप्स इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट ग्रुप्स काम करते हैं, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स देखेंगे, एक फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड सेकेंड फंक्शन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सब किस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स मेनली इंडियन डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करते हैं। यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा एंड कम्युनिकेशन दे माउल्ट पब्लिक ओपिनियन टू गेट गुडविल ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन देयर ओन फेवर। दे यूज टीवी, रेडियो, ईमेल एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर एंड फेसबुक। तो बहुत बार वो कोई प्रोपेगेंडा या कम्युनिकेशन वगैरह ये सारे फॉर्म्स यूज करते हैं ताकि वो एक पब्लिक ओपिनियन बना सकें। पब्लिक ओपिनियन इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मतलब एक एग्जांपल यहाँ पर लें कि जैसे जो भी छोटे या जो भी पुअर बच्चे हैं, मतलब जो भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो भी गरीब बच्चे हैं, हमको उनके लिए एक स्कूल खोलना चाहिए और उस स्कूल में फ्री में पढ़ाई होनी चाहिए। ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल खोलना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर। ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर उनके लिए स्कूल खुलना चाहिए जहां पर उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये एक काम किसके लिए किया, ये यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं किसकी बात कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट किसको लेके है, इन पुअर चिल्ड्रन के लिए लेकर है। अब उन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा ये सेट किया कि हमको जो है गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हर एक स्टेट में स्कूल खुलना चाहिए और गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। अब इसके लिए उन्हें चाहिए लोगों से ओपिनियन कि भाई ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जैसे सपोज उस इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर जैसे सपोज 50 पीपल थे, तो सिर्फ 50 पीपल के कहने से तो सारी चीज नहीं हो जाएगी, हमें और भी लोगों को अपने साथ में रखना होगा, हमें मेजॉरिटी का साथ चाहिए, है ना, जहां मेजॉरिटी होती है वही काम होता है। तो उन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए एक जो है मतलब क्या किया, एक सिस्टम पूरा बना लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टीवी के थ्रू, रेडियोज के थ्रू या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लेना स्टार्ट किया। बहुत बार ऐसे सर्वेज वगैरह भी होते हैं कि इस चीज में या हम ये चीज करना चाहते हैं तो आप इससे सहमत हो या नहीं हो। तो उसमें क्या होगा, फिर जैसे जैसे लोगों का ओपिनियन मिलेगा। जस्ट सपोज अभी ये सिर्फ 50 पीपल थे, इसके बाद में जस्ट सपोज कि कितने लोगों ने, जस्ट सपोज कितने 50,000, ठीक है, 50,000 लोगों ने इसमें अपनी हामी भर दी कि हाँ एक जो है स्कूल खुलना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर जहां पे गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में वर्क करना ही होगा क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की डिमांड है। सबसे पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ द पीपल के ही लिए स्टेप होगी, तो गवर्नमेंट को अब इस स्टेप में वर्क करना ही होगा, इस डायरेक्शन में काम करना ही होगा। तो सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन को सेट करना किसका काम होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स का। सेकेंड, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो ऐसे टाइम्स में इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे These interest groups provide help during natural calamity like Himalayan tsunami at Kedarnath or earthquakes, etc. By doing such social activities, they get public attention and favor and they influence the government. जैसे जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, जैसे हम देखें कि केदारनाथ में जो है सुनामी आ गई, ठीक है, केदारनाथ में सुनामी आ गई, या जैसे किसी भी जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कोई लैंडस्लाइड हो गई या कोई भी फ्लड आ गया कहीं भी किसी भी एरिया में, ठीक है, तो क्या होते हैं ये लोग जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये सभी वर्क करते हैं, लोगों को बचाते हैं, उनको जिस भी तरह की
की हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे काम करके वो क्या करते हैं, पब्लिक का अटेंशन गेन करते हैं। पब्लिक देखती है कि हाँ यार ये लोग हमारे ही लिए काम कर रहे हैं। तो जब लोगों को मतलब या फिर हम ये कहें कि लोगों को उन लोगों पर विश्वास हो जाता है कि हाँ ये हमारे लिए काम कर रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर, तब इंटरेस्ट ग्रुप्स लोगों की आवाज बनके गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोनों ही तरह से जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स पब्लिक या फिर हम ये कहें कि लोगों के ही लिए काम कर रहे हैं, सोशल इश्यूज को ही रिजॉल्व करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और इस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी चीज में, इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है? तो ये जो इतना अभी मैंने आपको पूरा बोला, एक पूरा सार करके बताया इस क्वेश्चन के आंसर का, यही आपका कंक्लूजन होगा। यही सारा कुछ आपको कंक्लूजन में लिखना है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो किस तरह से पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी प्ले करते हैं। क्लियर हुआ? या यहाँ तक समझ में? तो ये आपका पूरा आंसर था। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने थे। देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का ना एक और बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि चैप्टर में तो हम पढ़ते ही हैं, चैप्टर में जो भी सारे टॉपिक्स दिए होते हैं वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, पर जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें लिखने हैं, कैसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मेन पार्ट लिखना है, कैसे आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आप जब आंसर लिखोगे तो आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे सपोज यहाँ हमने जो आंसर देखा वो 200 वर्ड लिमिट्स का था, मतलब कि वो आपका लॉन्ग या ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर के अंदर आ जाएगा। बट जैसे सपोज ये सेम क्वेश्चन आपको आ जाए कि आपको इसको 80 वर्ड्स में लिखना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिखना होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने होंगे जो कि 1 या 2 लाइन में बहुत सारी बातों को क्लियर कर देते होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। मैं तो आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको क्या 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 सारी चीजें लिखनी है। और दूसरी चीज, जिन्होंने भी हो सकता है चैप्टर में अच्छे से समझ में नहीं आया हो या अच्छे से कोई चीज या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो यहाँ भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था और उसका आंसर कैसे लिखना था, ये आपको मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज रीड द स्निपेट्स फ्रॉम द डिबेट्स हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखो सबसे पहले क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट्स हुए थे उसके स्निपेट्स आपको रीड करने हैं। तो स्निपेट्स आपको बुक में दिए गए हैं, आपको बुक में एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर स्निपेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है, वो आपको रीड करने हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाई थी तो उसमें डिटेल में पढ़ाया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे, मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ग्रुप्स। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पढ़ो, उसमें से आइडेंटिफाई करो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन कौन से हैं। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया एंड हाउ डू दे फंक्शन। यानी 4 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स आपको सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, इंटरेस्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, आपको ये देखना है कि जो कंटेम्परेरी इंडिया है, कंटेम्परेरी इंडिया में कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क करते हैं या फंक्शन कर रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं, और इसी में आपको बताना है कि वो फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कौन कौन से हैं और फिर वो किस तरह से फंक्शन करते हैं ये आपको बताना है। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3 और 4। ये 4 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा आपको उसी तरह से आंसर करना है। ऐसा ना हो कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स यहाँ पर बताने लग जाओ, ये भी नहीं हो कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स को बता दो या सिर्फ आप इंडिया के कंटेम्परेरी इंटरेस्ट ग्रुप्स को बता दो। आपको हर एक चीज को यहाँ पर हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है। जस्ट सपोज कि हम इस क्वेश्चन को जो है 200 वर्ड्स में लिख रहे हैं या 200 वर्ड्स लिमिट हमको जो है दी गई है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको सबको इक्वल वेटेज देना है। आप 50 वर्ड्स में इसे लिखोगे, 50 वर्ड्स में आप इसे लिखोगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट ज्यादा है, इंटरेस्ट ग्रुप्स का मीनिंग तो छोटा सा ही है, तो आप 30 वर्ड्स में इसको लिख दो, 70 वर्ड्स में इसको लिख दो, 50 में इसको और 50 में इसको। इस तरह से इक्वल जो है मार्क्स, मतलब इक्वल वेटेज देते हुए आपको हर एक पार्ट के आंसर को लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे।
अब देखो यहाँ पर हम डिबेट्स डिस्कस करेंगे, डिबेट्स को ही देखते हुए हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आइडेंटिफाई करते चलेंगे और फिर उसके बाद में हम लास्ट में कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिबेट्स को देखें तो केटी शाह, ये आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं। आपको स्टार्ट करोगे स्निपेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आर एज फॉलोज। तो केटी शाह आपने बताया, देखो यहाँ पर मैंने सारे डिबेट्स के जो स्निपेट्स आपकी बुक में दिए थे उन्हीं को लिया है, आप इसको वेरी शॉर्ट में लिखना, ठीक है। डिबेट्स को आप पूरा एक्सप्लेन मत करना, आप सिर्फ ये बताना कि किसने किस एक पॉइंट की बात करी थी। यहाँ में इसलिए मैंने पूरे लिखे हैं ताकि जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर पहले भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहली चीज तो पढ़ लो, और दूसरा अगर अभी नहीं भी पढ़ पाए हो किसी वजह से तो यहाँ पर आपको वो डिबेट भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो केटी शाह जो है वो बात करते हैं राइट टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। वो ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जो भी एबल है, जो भी क्वालिफाइड है, उसको काम मिले, सबसे पहली प्रायोरिटी। जो भी एबल है, जो भी काम करने मतलब कर सकता है और क्वालिफाइड है, जिसके पास में क्वालिफिकेशंस है, हमको उसको यूजफुल वर्क प्रोवाइड करनी चाहिए और ये ड्यूटी होगी स्टेट की। मतलब स्टेट का क्या काम है कि यूजफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंश्योर करे, यूजफुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करे। और किसको इंश्योर करे? उसको इंश्योर करे जो एबल है और जो क्वालिफाइड है, जिसके पास में क्वालिफिकेशन है, जिसके पास में एबिलिटी है, हमको उसको सबसे पहले तो काम प्रोवाइड करना है और ये स्टेट की ड्यूटी है। और ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा केटी शाह ने। तो केटी शाह यहाँ पर एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप का काम कर रहे हैं, जो किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? जो बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड पीपल की, जिनके पास में किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको हमको काम प्रोवाइड करना है, और जो काम आप प्रोवाइड करोगे वो यूजफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी काम दे दो, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कोई पर्सन है जो मैनेजर बनने के एबल है, लेकिन आप उसको काम दे दो वर्कर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यूजफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और ये किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? ये किसके पार्ट पे आना चाहिए? ये पार्ट पे आना चाहिए स्टेट के। तो एक तरह से केटी शाह यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप की तरह से जो है मतलब बात करें, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इंटरेस्ट ग्रुप के लीडर हैं जो इनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात करें। या इंटरेस्ट किसका? स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है? देखो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, उनका अपना एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो केटी शाह हैं वो इस स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो स्टेट को एक तरह से जागरूक कर रहे हैं कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि यूजफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे टू एबल एंड क्वालिफाइड। क्लियर है? ये आया समझ में? सेकेंड डिबेट पर आते हैं, ठीक है। ये पूरा स्निपेट है डिबेट का ही, तो अगर आपको रीड करना है तो आप इसे भी रीड कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एक मीनिंग जो है बताती चल रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट ही बहुत लंबा है, ठीक है। सेकेंड, बी दास किसकी बात करते हैं? ही अगेंस्ट क्लासिफाइंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, ही थिंक दैट इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव हंगर एंड रेंडर सोशल जस्टिस टू एवरी सिटीजन एंड टू सिक्योर सोशल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर जो बी दास हैं वो किस एक चीज की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी। क्लियर है? आए यहाँ पर समझ में? बी दास क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, इसका जो हम एक डिस्टिंक्शन बना रहे हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे जो कि हम जस्टिफाई करेंगे और कौन कौन से जो होंगे हम नॉन जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमको ये एक चीज नहीं करना है। हमें जो काम करना है वो ये है कि कैसे गवर्नमेंट सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सिटीजन्स को। सभी सिटीजन्स के पास में सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है कि हंगर को खत्म करे, ठीक है, सबकी भूख को जो है खत्म करे। भूख को इन द सेंस कि सबसे पहले तो लोगों को खाना दे, ठीक है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करे कि लोगों के पास में रहने को हो, खाने को हो, कपड़े पहनने को हो, ठीक है। ये एक चीज इंश्योर करे गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज तो भूख को खत्म करे, हंगर को खत्म करे, और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस सभी को मिले, सभी के साथ में सोशल जस्टिस हो। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो और वो सिर्फ उन्हीं का ही बेटरमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को सभी को इक्वली देखना होगा और सभी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सिटीजन्स अगर इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का पार्ट हैं, तो सबसे पहली चीज तो कि वो यहाँ पर सेफ है, इस एक चीज की सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर बी दास
किसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी मतलब एक तरह से पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, जिनको हंगर और जो है सोशल सिक्योरिटी, हंगर को हमको खत्म करना है और सोशल जस्टिस हमको उनको प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ में पूरे इंडिया के सिटीजन्स की सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कौन? बी दास। क्लियर हुआ? तो यहाँ बी दास जो है किसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो इशू है दैट इज ऑफ अंबेडकर। So Ambedkar's answer was as follows: the draft constitution as framed only provides a machinery for the government of the country. अंबेडकर किसकी बात करते हैं? अंबेडकर ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक मशीनरी प्रोवाइड करता है, यानी गवर्नमेंट को किस तरह से वर्क करना चाहिए इसके लिए सारे पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं। इट इज नॉट अ कंट्रोवर्सी टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज डन इन सम कंट्रीज। हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द पीपल एज इट मस्ट बी इफ द सिस्टम इज टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अंबेडकर ये बोलते हैं कि अगर हमको एक रियल डेमोक्रेसी का एग्जांपल सेट करना है और हमें बाकी कंट्रीज की तरह नहीं रहना है जहां पर सिर्फ और एक पर्टिकुलर पार्टी को पावर में जो है डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद में वो अपने अकॉर्डिंग प्लान्स पॉलिसीज बनाते रहते हैं, हमें इस तरह से नहीं करना है। बल्कि अगर हमको एक बहुत ऐसी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल सेट करना है तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर होगी वो कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी ये लोग डिसाइड करेंगे। वो गवर्नमेंट क्या फंक्शन करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, ये भी लोग डिसाइड करेंगे, और गवर्नमेंट लोगों के बीच में से ही बनेगी। दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो ही हम डेमोक्रेसी के टेस्ट को पास कर पाएंगे, और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीनरी प्रोवाइड करने वाला है कि आपको इस तरह से वर्क करना है। गवर्नमेंट जस्ट हमने चूज करके जो है मतलब फॉर्म कर दी है, पावर उसको मिल चुकी है, बट वो कैसे काम करेगी ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। मतलब गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन या टोटलिटेरियन नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा अंबेडकर ने कहा। अब अंबेडकर ऐसा क्यों बोल रहे थे? इस ऐसी बात करने में क्या उनका एक इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है या क्या इंटरेस्ट हाईलाइट हो रहा था? तो इंटरेस्ट जो हाईलाइट हो रहा था वो ये था कि गवर्नमेंट कल को टोटलिटेरियन या तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए, जो अपने अकॉर्डिंग प्लान्स पॉलिसीज बनाए, जो उसको अच्छा लगे वो करे और लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचे या लोगों के बेटरमेंट या वेलफेयर की बात ना करे। तो हमको एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने पूरे ही सिटीजन्स को या पूरी इंडिया को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस एक चीज की बात करी। तो ये एक उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट था। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे डिबेट्स चल रहे थे उसमें सभी अपने अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट की ही बात कर रहे थे, या पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट की नहीं बल्कि इन जनरल सोसाइटी में क्या सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स ही तो हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्निपेट्स आपको बताने हैं और वो वहां किस एक इंटरेस्ट की पर्टिकुलरली बात हो रही है या क्या इंटरेस्ट ग्रुप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आगे हम उसको और समअप भी कर देंगे, बट क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की बात कही गई और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि ये एक बहुत लंबा क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर एक बहुत लंबा होने वाला है, क्वेश्चन तो छोटा सा है, तो आपको उसमें डिबेट्स के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं छोटे छोटे वो सब यहाँ पर लिखने हैं। अगर अम्बेडकर का पॉइंट पढ़ने जाओगे बुक के अंदर तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब यहाँ से पूरा इतना बड़ा पॉइंट है, लेकिन हमने उसको जो है बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है, बिल्कुल कम से कम वर्ड्स में हमको उसको बताना है। बेसिक क्या एक इंटरेस्ट स्पेसिफिक उन्होंने उठाया, इस एक चीज को हमको बताना है। अब जैसे हम बात करें नेहरू, तो नेहरू ने बात करी लैंड रिफॉर्म्स की। ठीक है, नेहरू ने किस एक चीज की बात करी? लैंड रिफॉर्म्स की। उन्होंने क्या कहा कि सोशल फोर्सेस वर्सेस दैट लॉ कुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ रिफॉर्म्स। इंटरेस्टिंग reflection on the dynamic between the two. If law and parliament do not fit themselves into changing picture, they cannot control the situation. उनका कहना ये था कि हमको सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहिए। एक एग्जांपल उन्होंने लिया लैंड रिफॉर्म्स का। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना होगा, लॉ को भी चेंज होना होगा, पार्लियामेंट को भी चेंज होना होगा, यानी जो लॉज बनाती है पार्लियामेंट, जो लॉ बने हुए हैं उन्हें भी टाइम के साथ में चेंज होना होगा। ठीक है, अगर हम टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे तो हम जो भी हमारे यहाँ पर सिचुएशन है हम उसको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगे। जैसे अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें आपने पढ़ा कि चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, या चेंज परमानेंट होता है। ठीक है, चेंज हमेशा होते रहना चाहिए सोसाइटी में। चेंज परमानेंट इन द सेंस कि चेंज कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आज चेंज हुआ कल नहीं होगा। चेंज सोसाइटी में जरूरी है, होता रहता है। आप चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आप भी चेंज होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम ले कि आज आपके पेरेंट्स हैं, हम सभी 21st सेंचुरी में हैं। आज की जो लाइफ है, इवन छोटे बच्चों की, आप बच्चों मतलब जो स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने ज्यादा एडवांस है कि आपसे पहले की जनरेशन भी नहीं होगी। मतलब हम लोग भी अगर इतने ज्यादा एडवांस नहीं, बट आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हैं। ठीक है, हम आपसे एक
जनरेशन पहले ही है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। और जैसे सपोज आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल आज भी वो 1780s के टाइम में ही जी रहे हैं कि जहां पर मोबाइल फोन्स को वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हैं, जहां पर घूमना फिरना उनके लिए ऐसा है कि आप बस मस्ती करने जा रहे हो, जहां पर वो ये समझते हैं कि बस आप घर में रहो, जो भी है उसको खाओ पियो और अच्छे से अपनी लाइफ घर के ही अंदर जियो, फैमिली को ही जो है मतलब फैमिली के ही साथ में रहो। अगर आपको सिर्फ एक बिल्कुल ऐसा क्लोज्ड नेट एनवायरनमेंट मिल जाता है और आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड्स तो सारी चीजें सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करें, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप क्या चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भी चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो। जैसे आप भी कभी कभी अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना कि नहीं अब टाइम चेंज हो गया, अब पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। तो सेम वे में यहाँ नेहरू भी बोल रहे हैं कि अगर हम चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं होंगे, हमारे लॉज को चेंज नहीं करेंगे और सेम वही हम ऑर्थोडॉक्स आइडियाज पर बेस्ड रहेंगे, तो हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया लैंड रिफॉर्म्स को लेके कि हमको लैंड में भी ढेर सारे रिफॉर्म्स करने, क्योंकि अभी तक जो लैंड सिस्टम पूरा चला हुआ आ रहा है वो सब कुछ ब्रिटिशर्स का बना हुआ है, ठीक है। तो हमको उसमें भी ढेर सारे चेंजेस लेकर आने हैं। तो यहाँ नेहरू का स्पेसिफिक इंटरेस्ट था लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने सीलिंग के बारे में पढ़ा, लैंड सीलिंग के बारे में हमने पढ़ा, जमींदारी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा और भी ढेर सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल एंड देयर इंटरेस्ट। अब ट्राइबल्स की जब बात होती है कि अब इंडिया के अंदर ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, तो उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें कुछ लीडर्स जैसे कि जयपाल सिंह वर एश्योर्ड बाय नेहरू। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ट्राइबल्स की बात होती है, जो जयपाल सिंह और नेहरू का एक यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन बताया गया है कि इट इज आवर इंटेंशन एंड अ फिक्स्ड डिजायर टू हेल्प देम एज पॉसिबल इन एज एफिशिएंट वे एज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पॉसिबली देयर रेपेशियस नेबर्स ओकेजनली एंड टू मेक देम एडवांस। मतलब इन शॉर्ट इस पूरे पैराग्राफ का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर ये एश्योर किया जाता है कि ट्राइबल्स को हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज हम उनको दे सकते हैं वो सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जो उनके नेबर्स हैं या डीकूज से उनको जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम खत्म करने में और उनको एडवांस बनाने में। ऐसा ना हो कि पूरी सोसाइटी आगे बढ़ जाए और ट्राइबल्स पीछे ही रह जाएं। हमें ट्राइबल्स का भी एडवांसमेंट करना है, हमें उनका भी डेवलपमेंट करना है। तो जो भी हमसे बनेगा वो हम ट्राइबल्स के लिए करेंगे। तो यहाँ जयपाल सिंह नेहरू के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप ट्राइबल पीपल के स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, या ट्राइबल पीपल को हमको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमको उनके सारे राइट्स इंश्योर करने हैं, इस एक चीज की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इवन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द टाइटल डीपीएसपी टू द राइट्स दैट ऑकर that courts could not enforce, additional principles were added with unanimous acceptance। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को तो अडॉप्ट कर ही लिया था। तो इस ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे इसे आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते थे। मतलब कोर्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे अगर उसे स्टेट फॉलो नहीं करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये मैंने आपको चैप्टर के बीच में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं और इसके अलावा और भी एडिशनल प्रिंसिपल्स जिनको जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मान लिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के संथानम ने बात करी थी कि स्टेट को जो है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनको अपने अपने स्टेट में जो भी सारे विलेजेस है उसमें विलेज पंचायत वगैरह ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, जिससे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो सके। तो मतलब पंचायत की बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही हो चुकी थी, बट हमने पंचायत के क्लॉज को जो है डीपीएसपी के अंदर रखा था, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट ने पंचायत को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो उसके लिए आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि स्टेट ने पंचायत को ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि कोर्ट इस एक पर्टिकुलर डीपीएसपी के अंदर कोई एनफोर्समेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले पंचायत का जो क्लॉज था वो डीपीएसपी के अंदर था, बाद में हमने उसको फिर अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। कब ऐड किया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्लियर है? आया याद? ये सब कुछ चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो इस तरह से संथानम जो है वो बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है विलेजर्स को लेके कि हम ग्रास रूट लेवल पर भी डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकें। इसके बाद में टीए रामलिंगम चेटियार जो होते हैं वो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बेसिस पर कॉर्पोरेशन के साथ में हमको कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए रूरल एरियाज में। ठाकुरदास भार्गव यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेट को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है मॉडर्न लाइन्स पर सेट करनी चाहिए, मतलब मॉडर्न बेसिस पर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये सारी चीजें हो। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप पूरे डिबेट्स को पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पर्टिकुलरली ये वो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे
या हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जयपाल सिंह है तो जयपाल सिंह ने ट्राइबल प्रोटेक्शन की बात करी, तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन ने बात करी, उनके साथ में और भी उनके ढेर सारे सपोर्टर्स थे जो इस एक चीज के लिए एग्री करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 के आसपास मेंबर्स थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो वो सारे मेंबर्स मिलकर जो है सारे रूल्स रेगुलेशंस की बात करते थे कि क्या प्लान्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, कैसे हम स्टेट का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे वेलफेयर की हम बात करेंगे, तो वो सारी चीजों के लिए वहां पर डिबेट्स डिस्कशन चल रहे थे। और ये सभी एक तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स ही थे जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे और स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेकर आ रहे थे। तो इस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप जो है हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर देखने को मिलते हैं। और अब जो आपसे सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो इंटरेस्ट ग्रुप्स को हमने आइडेंटिफाई किया। बेसिक आप एक मीनिंग और बता सकते हो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं दीज आर द पीपल आउटसाइड द गवर्नमेंट हु सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन फेवर्स फ्रॉम देम व्हेन दे आर इन पावर। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये गवर्नमेंट के बाहर होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन होते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। और जब वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती हैं तो उनसे अपने जो भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं उन्हें फुलफिल करवाने के लिए लॉबी वगैरह करते रहते हैं। और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उनके साथ में भी लॉबी करते हैं, प्लान्स पॉलिसीज वगैरह बताते हैं, या जो भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित करते हैं। लोगों की आवाज बन के उनके राइट्स के लिए फाइट करते हैं, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनकी आवाज बन जाते हैं, वोकलाइज करते हैं उनको। स्पेसिफिकली किसको? जो आपके जैसे ट्राइबल्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आपके वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, आपके पुअर पीपल हो गए, ये सारे, ठीक है, इन सभी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनकी बात कौन इनके इश्यूज को कौन हाईलाइट करता है? सो इंटरेस्ट ग्रुप्स हाईलाइट करते हैं। क्लियर है? सो दीज वर द इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब हमने दो पार्ट को कवर अप कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड जो पार्ट था कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो आपने बताया कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में जैसे एसोचैम है, फिशी है, लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, फार्मर्स यूनियन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी एग्जांपल है इंटरेस्ट ग्रुप्स के। जैसे हमने देखा कि जैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ और ये एग्जांपल्स आपको इसके अंदर नोट भी करने हैं कि जब एट द एंड ऑफ द मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर को एट द एंड ऑफ द फरवरी जब जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जब वो बजट को प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो उसके पहले वो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ में लॉबी करते हैं, उनके साथ में बात करते हैं, डिबेट्स डिस्कशंस करते हैं और उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जान लेते हैं, फिर उसको बजट में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं सारे, उनकी जो सारी यूनियंस वगैरह होती हैं, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इंडियन जो ट्रेड चैम्बर्स कॉमर्स वगैरह जो होते हैं, चैम्बर ऑफ ट्रेड कॉमर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है, तो उन सभी की अपनी एक एसोसिएशंस होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी यूनियंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी यूनियंस वगैरह होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनकी अपनी यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, इन सभी के साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बातचीत करते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं और इनके इंटरेस्ट को जान लेते हैं, फिर उनके जो भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, जो भी उनको सही लगते हैं, उन्हें वो बजट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो इसके थ्रू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के भी इंटरेस्ट को हम जो है हमारी प्लान्स पॉलिसीज में, यानी गवर्नमेंट जो है अपनी प्लान्स पॉलिसीज में हाईलाइट करती रहती है, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। क्लियर है? तो इस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया में आज भी प्रेजेंट है और इस तरह से वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने सारे फंक्शंस अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर करे थे ना, वो सारे आपको यहाँ पर भी नोट कर देना है इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। शॉर्ट में उन सबको भी यहाँ पर नोट कर देना, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक ही नहीं है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जो हमने आंसर पढ़ा और उसके आंसर में जो हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करी कि कैसे वो फंक्शन करते हैं, वो सारा आप यहां पर लिख देना। जैसे हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सेकंड हमने देखा कि फंक्शन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, फंक्शन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये भी दो फंक्शंस हैं उनके जो वो कंटेम्प्रेरी इंडिया में कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनका एक तरीके से फेवर उनको लोगों का मिल जाता है और जब उनको लोगों का फेवर मिल जाता है तो वो उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट के साथ में सामने रख सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट की प्लान्स और पॉलिसीज को। क्लियर है? ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और कैसे आपको इसका आंसर लिखना है वो भी क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज क्रिएट अ पहाड़ और अ स्क्रॉल विद योर ओन मैंडेट विद द स्टैंडिंग फॉर स्कूल इलेक्शन। दिस कुड बी डन इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 लाइक अ पंचायत।
ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन है सभी के आंसर मैं बताऊंगी ही। जो क्वेश्चन ऐसे दिए भी रहते हैं आपको एनसीईआरटी में कि वो आपको करना है, मतलब स्टूडेंट्स को अपने खुद से करना है, उसका थोड़ा सा क्लू मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी, बट आपको भी इस अकॉर्डिंग और भी चीजें सोचनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको एक ऐसा मैंडेट प्रिपेयर करना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि स्कूल की इलेक्शन है और उसमें जो है आप खड़े हो रहे हो, या फिर एक छोटा सा ग्रुप बना लो पंचायत की तरह। मतलब आप ये समझ लो कि आपका जो एक पूरा स्कूल है वो एक विलेज है, ठीक है, उसमें आपको पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है और कैसे सारा काम होगा वो आपको सब कुछ जो है डिसाइड करना है। तो मतलब एक तरीके से कैसे आप एक स्कूल इलेक्शन को यहाँ पर सपोज कर सकते हो। जैसे सपोज ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये पूरा स्कूल है विलेज, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके प्रिंसिपल हैं वो है गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो कौन है, वो है गवर्नमेंट। स्कूल है आपका विलेज और जो भी गवर्नमेंट स्टेट में वर्क करती है वो है आपकी प्रिंसिपल। इस स्कूल के अंदर आपको एक पंचायत फॉर्म करनी है, और जैसा कि आपके स्कूल में है ढेर सारी क्लासेस होंगी, उसमें ढेर सारे सेक्शंस होंगे और उसमें भी जो है मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप कोएड स्कूल में पढ़ते हो तो गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम आपको उसको जो है यहाँ पर बताना है कि कैसे क्या सारी चीजें चलेंगी। अब थोड़ा सा क्योंकि घुमा फिरा के पूछा था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि कैसे आप इसको आंसर को फ्रेम कर सकते हो। देखो, बीइंग मेंबर ऑफ स्कूल पंचायत वी विल फोकस ऑन फॉलोइंग एरियाज। अब क्योंकि हम खुद इस स्कूल पंचायत के एक मेंबर हैं, जैसे सपोज मैं भी आपके स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं भी उस स्कूल पंचायत की मेंबर हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं भी उस स्कूल पंचायत की मेंबर हूँ। तो एज अ मेंबर ऑफ स्कूल पंचायत मेरे क्या क्या फोकस पॉइंट्स होंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जो पूरा स्कूल है वो एक विलेज है, उसके अंदर हमने पंचायत को फॉर्म किया हुआ है, उसके अंदर हमने एक पंचायत बना ली है। मतलब ये जो हमारा विलेज है स्कूल, उसके अंदर हमने पंचायत बना ली, और जो प्रिंसिपल होंगी वो गवर्नमेंट है। वो कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है। और ये हमारा जो पूरा स्कूल है जिसमें ढेर सारे टीचर्स हैं, मैनेजर्स भी हो गए, इंचार्ज भी हो गए, फिर उसके बाद में पूरे स्टूडेंट्स भी हो गए, फिर सारे वर्कर्स भी हो गए। तो इस तरह से ये पूरा स्कूल है और उस स्कूल की हमने एक पंचायत फॉर्म कर ली, ठीक है। जैसे हम गाँव में पंचायत बनाते हैं ना, तो वैसे हमने जो स्कूल है उसको एक पंचायत मान लिया, ठीक है। अब देखो, पंचायत मेंबर्स विल ट्राई टू इनकलकेट सेल्फ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। बीइंग स्टूडेंट्स वी विल फंक्शन एज रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको एक सिनेरियो क्रिएट करना है, ठीक है, एक सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। ये है आपका एक विलेज, ठीक है, ये क्या है, ये जैसे सपोज एक विलेज है और ये आपका स्कूल है। दोनों में पंचायत है, दोनों में पंचायत सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो जब गांव में कोई पंचायत लगती है तो मेन काम क्या होता है, ठीक है, गांव में पंचायत बन जाती है, पंचायत फॉर्म हो जाती है, तो पंचायत का काम क्या होता है कि गांव के जितने भी सारे इश्यूज हैं सबसे पहले तो उसको खत्म करना है, ठीक है, जितने भी सारे इश्यूज हैं उसको खत्म करना है, और गांव में एक ऑर्डर, एक सिस्टम बनाए रखना है जिसके थ्रू सारा काम होगा। एक पूरा ऑर्डर बना के रखना है, एक पूरा सिस्टम फ्रेम करके रखना है जिसके थ्रू सारा काम गांव के अंदर होगा और ज्यादा हौश पौश नहीं होगा। क्योंकि अगर एक सिस्टम नहीं होगा, एक ऑर्डर नहीं होगा, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका स्कूल है तो आपके स्कूल का भी तो एक पूरा सिस्टम है ना, एक पूरा ऑर्डर है कि जैसे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, बच्चों को जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल अपनी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के अंदर आना है। जब आपका लंच ब्रेक होगा तभी आप लंच ब्रेक करोगे, जब आपकी छुट्टी हो जाएगी, मतलब जो एक टाइम है आपका सेट किया गया है छुट्टी के लिए, तभी आप अपने घर जाओगे। इतने टाइम पे आपको मॉर्निंग में असेंबली जो है अटेंड करनी है, ये आपकी क्लासेस का टाइम होगा। इतने टाइम आपको बस जो है वो आपको स्कूल से घर ड्रॉप कर दी। ऐसे सारे पूरे जो है सिस्टम वगैरह सब कुछ बना हुआ है और उसके थ्रू ही आपका स्कूल जो है रन होता है। ऐसा तो नहीं है कि जस्ट सपोज आपके स्कूल में 11 o'clock पर लंच होता है तो आप 10 o'clock पर ही कर लो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि एक क्लास वाले 10 o'clock पर ही लंच कर लेते हैं। एक पूरा सिस्टम, एक पूरा ऑर्डर बना हुआ है और इसके थ्रू आपका स्कूल रन होता है। तो सेम वे में जो गांव में भी पंचायत वगैरह होती हैं उसमें भी हमको एक ऑर्डर, एक सिस्टम जो है मेंटेन करके रखना होता है। अब यहाँ हम एक स्कूल पंचायत की बात कर रहे हैं, तो हम स्कूल में पंचायत मेंबर्स क्या ट्राई करेंगे कि सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें, उस डिसिप्लिन को वो लोग तोड़े नहीं, और बीइंग स्टूडेंट्स हम एज अ रोल मॉडल बाकी स्टूडेंट्स के लिए फंक्शन करेंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल में भी मिनिस्ट्रीज वगैरह बनती हैं, डिसिप्लिन मिनिस्ट्री बनती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बनती है, इसके बाद में जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऐसे डिफरेंट जो है मतलब बच्चों में से ही बनाया जाता है। जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं या किसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है मतलब बिल्कुल वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रो रहते हैं, तो उनको जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह दे दी जाती हैं कि आप दूसरे बच्चों को भी ऐसा करना सिखाइए। तो हम सबसे पहले, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं भी आपकी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो जैसे सपोज कि मैं इस एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं खुद भी डिसिप्लिन में रहूँगी, मैं स्कूल में भी डिसिप्लिन को इंश्योर करूँगी और मैं एज अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स बनूंगी। क्योंकि अगर मैं अच्छे से रहूंगी तो बच्चे मुझे भी फॉलो करेंगे, मतलब मेरे ही फ्रेंड्स मुझे भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये, बीइंग
स्कूल यानी कोएड स्कूल होने की वजह से वी विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर गर्ल्स गेट रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी सो दैट इनडायरेक्टली वी विल प्रोवाइड अ सॉलिड बेस फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। कोएड स्कूल में क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है मतलब बनाएंगे जहां पर जो भी लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट मिले, वो सिक्योर्ड फील करें। ऐसा ना हो कि उनको अपने ही स्कूल में डर लगे या किसी से डर के वो आती हो, या हो सकता है डर के हमारी स्कूल ही ना आती हो। तो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलती हो और एक सॉलिड बेस हो जहां से हम हेल्दी सोसाइटी बना सके। क्योंकि जब हम देखो जो भी बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के बाद में फिर वो कॉलेज में जाते हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और हम जैसे बोलते हैं कि जो हमारी यंग पीपल की जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। ऐसे ही बोला जाता है ना, जो भी किसी कंट्री की यंग पॉपुलेशन होती है वही उस कंट्री का फ्यूचर होती है। तो सेम वे में अगर हम स्कूल लेवल पर ही इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो कल को हम एक सिक्योर और हेल्दी सोसाइटी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो सेम वे में अगर हम स्कूल में एक ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो सेम वे में हम एक विलेज में भी ऑर्डर और सिस्टम की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्कूल में गर्ल्स को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो सेम वे में हम हमारे विलेज, मतलब ये एक विलेज पर, ये दोनों को हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो जब हम विलेजेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी हमारी सारी वुमेन होंगी उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे और एक हेल्दी सोसाइटी को हम क्रिएट करेंगे, एक हेल्दी सोसाइटी को हम क्रिएट करेंगे। तो ये आपको ये सिखाया जा रहा है कि जैसे आप लोग आज स्कूल में हो, तो अगर आप स्कूल में ही इतनी सारी चीजों को फॉलो करते हो, इतनी सारी चीजों को मानते हो, समझते हो, तो कल को जब आप इस सोसाइटी में, मतलब अभी भी आप इस सोसाइटी का ही पार्ट हो, बट जब कल को आप इस सोसाइटी के अंदर आओगे, जब आप इस सोसाइटी को और अच्छे से समझने लगोगे, तो आप इस सोसाइटी को भी सेफ एंड सिक्योर जो है मतलब रख पाओगे। क्योंकि अगर आप आज ही से गर्ल्स की रिस्पेक्ट करोगे, उनको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, तो कल को जब आप कहीं भी होगे, किसी भी प्रोफेशन में होगे, तो आप हमेशा से गर्ल्स की रिस्पेक्ट करोगे। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, वी विल टेक केयर ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम थ्रू व्हिच स्टूडेंट्स डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड स्पेशल कोचिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज मे बी अरेंज्ड इन द स्कूल। स्कूल के ही अंदर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको एक ऐसी हैबिट डालेंगे कि उन्हें सेल्फ स्टडी करना है। मतलब बच्चे अगर स्कूल में ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो उन्हें कोचिंग्स की जरूरत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2 बजे स्कूल से घर आते हैं, फिर उसके बाद में खाना पीना खाते हैं, फिर 3 बजे से वापस से कोचिंग भगने लग जाते हैं। तो हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चे स्कूल के ही अंदर अच्छे से पढ़ाई कर लें, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स इतना ज्यादा मतलब पैसा, इतना ज्यादा स्कूल फीस दे रहे हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर वो कोचिंग में भी पैसा क्यों दे? क्यों ना वो यहाँ स्कूल के अंदर ही बच्चों को बहुत अच्छे से हम जो है सेल्फ स्टडी वगैरह करवाने स्टार्ट कर दें, जिससे वो खुद से ही सारी चीजों को पढ़ ले और उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। और इसके बाद भी अगर बच्चों को लगता है तो हमको स्पेशल कोचिंग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्कूल में ही अरेंज करनी चाहिए और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस हम पेरेंट्स से ना लें। ठीक है? इसके बाद में पंचायत विल टेक केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर देम। इसके बाद में अगर कोई स्पेशल चाइल्ड का केस है, जहां पर कोई बच्चा है जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या हमें उसे किसी तरह की कोई रेमेडी देने की जरूरत है, या उसका माइंड अच्छे से वर्क नहीं करता है, या हो सकता है उसके सारा कुछ सब कुछ अच्छा है, हेल्थ वगैरह भी अच्छा है, बट उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो हमको उसको जो है स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। हमको उसको स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल पंचायत की बात कर रहे हैं। Panchayat will coordinate with the principal and may function as a pressure group to take care of proper student-teacher ratio, admission policy of the school, proper uniform, distribution of midday meal, etc. पंचायत यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब देखो पंचायत प्रिंसिपल के साथ में कोऑर्डिनेट कैसे करा है। हमने जब चैप्टर के अंदर पंचायत के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि पंचायत 3 टायर पर होती है। एक तो विलेज लेवल पर होती है, दूसरा ब्लॉक लेवल पर होती है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला परिषद। ठीक है? या जिला पंचायत। तो ये 3 टायर में पंचायत फॉर्म की जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे विलेजेस हैं, विलेजेस में मान लो पानी का कोई इशू है, पानी नहीं आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर पंचायत फॉर्म होगी, जो भी पंच होंगे, जो भी सरपंच होंगे, वो किससे बोलेंगे? जिला परिषद में बोलेंगे या ब्लॉक लेवल में बोलेंगे कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो आप उसके लिए कोई प्लान वगैरह लेकर आइए, आप गवर्नमेंट से बात करिए ताकि कुछ प्लान पॉलिसी हमारे यहाँ आ सके और पानी की कमी पूरी हो सके। तो यहाँ पर जो पंचायत बनी है, जो स्कूल पंचायत बनी हुई है, उसमें जो भी हेड वगैरह होंगे वो प्रिंसिपल से बात करेंगे। प्रिंसिपल से किन चीजों को लेकर बात करेंगे? एज अ प्रेशर ग्रुप काम करेंगे
कि सबसे पहले तो प्रॉपर स्टूडेंट टीचर रेशो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि 40 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हो और उनके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को रखा है, तो एक टीचर पूरे 100 स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हमको जो है प्रॉपर स्टूडेंट टीचर का रेशो रखना है, उतना ही हमको बच्चे एक क्लास के अंदर लेने हैं जितना एक टीचर संभाल सकती है, ठीक है, या जितना एक टीचर सभी के ऊपर इक्वली ध्यान दे सकती है। इसके बाद में एडमिशन पॉलिसी क्या होगी, ऐसा ना हो कि हम कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फीस रखें, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम फीस रखें, या हम किसी को ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं इसीलिए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। दूसरी तरफ प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी के लिए। मिड डे मील पॉलिसी अगर आपके पास में है कि आपको बच्चों को एक टाइम पे मील प्रोवाइड करना है, तो आपको वो सारी चीजें भी करनी चाहिए। और इसके लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम कौन करने वाला है, तो जो यहाँ पर पंचायत है वो, और वो ऐसा किससे बोलेगी, प्रिंसिपल से। सेम वे में जब हम विलेज पंचायत पर आ जाते हैं तो ये काम कौन करते हैं, पंच या सरपंच जो होते हैं वो जिला परिषद में या ब्लॉक लेवल पर उनसे बात करते हैं। क्लियर है, आ रहा है यहाँ पर समझ में। तो दोनों को कनेक्ट करके हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक आपके स्कूल लेवल पर जब आप पंचायत को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब विलेजेस में हम आते हैं या विलेजेस में जब हम पंचायत को सेट करते हैं तो किस तरह के इश्यूज होते हैं गांव वगैरह में और कैसे हमको उनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर बात करी, एक हमने सिक्योरिटी की बात करी कि जो हमारी वुमेन होगी वो सिक्योर होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा ऑर्डर होना चाहिए। हमारे जो भी लोग हैं गांव में, जो भी सारे लोग हैं, जो ग्राम सभा पूरी क्रिएट हुई है, उसके अलावा जो बच्चे वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ाई हो, मतलब अच्छे से उनको स्कूल में जो है भेजा जाए, अच्छे स्कूल में भेजा जाए, उस स्कूल में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छे से वो बच्चों को पढ़ाएं। इस एक चीज को हमको इंश्योर करना है। मिड डे मील को जो है हमको उनको इंश्योर करना है। इसके बाद में जो भी सारे हमको उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है वो सारी चीजें हम करें। प्लानिंग, पॉलिसी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सारी फैसिलिटीज हम मतलब लोगों को गांव के ही अंदर दें। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत बार रूरल एरियाज से लोग जो है जॉब करने के लिए अर्बन एरियाज में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको जो है अच्छी जो है सैलरी मिलती है, अच्छे से जो है वो काम कर पाते हैं। तो क्यों ना हम उन फैसिलिटीज को रूरल एरियाज में ही प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीजें विलेज पंचायत का काम होती है। तो ये सब आप स्कूल पंचायत को पढ़ोगे तो आपको विलेज पंचायत अच्छे से क्लियर होगी। Panchayat will also coordinate with the principal and managing staff to take care of games, sports, co-curricular activities and use of technology in school education. इसके साथ में पंचायत प्रिंसिपल के साथ में या मैनेजर्स के साथ में ये भी कोऑर्डिनेट करेगी। तो यहाँ पर मैनेजर और प्रिंसिपल कौन हो गए, वो आपके जिला परिषद और ब्लॉक समिति, ठीक है। तो उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगी कि हमको कौन कौन से गेम्स रखने हैं, कैसे स्पोर्ट्स में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि अब जो है मतलब स्पेशली धीरे धीरे टाइम के साथ में स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड्स यूज होते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू टीचर्स जो है पढ़ाई मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमको किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी है। अब सेम वे में आ जाओ, विलेजेस में आ जाओ। विलेजेस में जो पंचायत लगी है तो वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी इरिगेशन मतलब जो भी फार्मिंग वगैरह करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो हमको उनको इरिगेशन के लिए टूल्स, टेक्निक्स यूज करनी है। तो हम कैसे उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपने स्कूल की पंचायत को समझा तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पंचायत कैसे फॉर्म होती हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर स्कूल पंचायत का एग्जाम्पल दिया गया था। क्लियर है, आइए ये भी समझ में कि स्कूल में कैसे पंचायत को हमको फॉर्म करना है। सबसे पहली चीज तो जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि कैसे स्कूल में पंचायत फॉर्म होंगी। तो अगर हम भी पंचायत का पार्ट है तो हम ये सारे काम करेंगे, ठीक है। और हम इन सारी प्लान्स, फैसिलिटीज को जो है एश्योर करवाएंगे और फिर उसके बाद में जो है हमारा स्कूल एक बहुत अच्छे से चल पाएगा। उसमें भी एक सिस्टम होगा, एक ऑर्डर होगा जिसके थ्रू वो वर्क करेगा। इस स्कूल एजुकेशन को उठा के रख दो विलेज पंचायत में, तो आपको पंचायत का जो पूरा एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप सो, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says, have you heard of बाल पंचायत and मजदूर किसान संगठन? If not, देखो मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या आपने कभी भी बाल पंचायत या मजदूर किसान संगठन के बारे में सुना हुआ है। अगर if not, find out and write a note about them in about 200 words. आपको पता है बाल पंचायत क्या होती है? क्या आपको पता है मजदूर किसान संगठन क्या होते हैं, या इनके बारे में आप थोड़ा भी कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो आपको यहाँ पर सारा नोट करना है। नहीं जानते हो तो पहले हम उसको सर्च कर लो, मतलब उसके बारे में पहले समझ लो, जान लो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स में उसके बारे में लिखना है। क्लियर है, ऐसा समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर पर आ जाते हैं। वैसे ये काम किसका था? आप लोगों का काम था कि आपको ये सारा कुछ सर्च करना था, फिर उसके बाद में लिखना था। बट मैग्नेट ब्रेन्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी कि बाल पंचायत क्या होती है, मजदूर किसान संगठन क्या होते हैं। मजदूर संगठन एंड किसान संगठन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मजदूर किसान शक्ति संगठन भी होता है जिसको हम MKSS बोलते हैं, जिसको यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे नहीं पूछा है।
बट क्योंकि अभी स्कूल लेवल पर आपसे पूछा गया तो ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए एक जनरल आइडिया दोनों का हम लेंगे, दोनों को हम समझेंगे और दोनों को आपको नोट कर लेना है और फिर उसके बाद में जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मैं आपको यहाँ सारे पॉइंट्स बता देती हूँ कि बाल पंचायत क्या होती है और मजदूर किसान संगठन क्या होते हैं। क्लियर है? देखो सबसे पहले बात करते हैं बाल पंचायत की। माई स्कूल फॉलोज अ प्रीफेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आपके स्कूल के एग्जांपल दिया। अगर आपके स्कूल में बाल पंचायत लगती है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से उसको समझते हो। कि नहीं भी समझते हो तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे बाल पंचायत को लगाया जाता है, ठीक है, कैसे बाल पंचायत लगती है। सो द स्कूल हैज 4 हाउसेज। आप भी जिस स्कूल में पढ़ते होगे उसमें अक्सर हाउसेज होते हैं, आपको पता होगा, लाइक रेड हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है और भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, मतलब सबके स्कूल के अकॉर्डिंग डिफरेंटली होते हैं, बट 4 हाउसेज होते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर। From each house, the house master and the house children elect 5 prefects on the basis of their academic performances, leadership traits, and their antecedent regarding contribution for the curricular and co-curricular activities of the house. मतलब ये जो आपका स्कूल है इसके अंदर 4 हाउसेज होते हैं, ठीक है। मे बी अगर मुझे बहुत अच्छे से एग्जैक्टली नहीं भी पता तो थोड़ा सा मुझे इग्नोर कर देना, बट मेनली जो होते हैं दैट इज लाइक रेड हाउस, येलो हाउस, व्हाइट हाउस एंड ग्रीन हाउस, ठीक है। इसी तरह से 4 हाउसेज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी हाउसेज होते हैं, हर एक हाउस में एक हाउस मास्टर होता है, ठीक है। ये हाउसेज हैं और इनमें एक मास्टर होता है, सब एक हाउस का एक जो है अपना मास्टर होता है या सर मैडम जो भी हेड होते हैं वो होते हैं। अब मास्टर और जो बच्चे होते हैं वो मिलके, मतलब जैसे अगर हम बात करें रेड हाउस की, तो रेड हाउस में जस्ट सपोज अशोक सर जो हैं वो आपके मास्टर हैं, ठीक है। जस्ट सपोज अशोक सर जो हैं वो मास्टर हैं, तो अशोक सर और रेड हाउस में जितने भी बच्चे हैं, जस्ट सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट और अशोक सर ये मिलके क्या करेंगे, ये 5 लोगों को इलेक्ट करेंगे, मतलब इनमें से 5 बच्चे इलेक्ट होंगे। 50 में से हम 5 ऐसे बच्चों को इलेक्ट करेंगे जिसे हम बच्चे मिलके चूज करेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर। पहली चीज तो वो कैसा पढ़ते लिखते हैं, कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे वो जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात में उनकी लीडरशिप ट्रेट्स कैसी हैं, क्या वो लीडर बनने के एबल हैं, मतलब उनके अंदर वो कैपेसिटीज हैं, क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ऐसे बच्चों को हम चूज करेंगे, ठीक है। ऐसे 5 स्टूडेंट्स इन 50 में से चूज किए जाएंगे। चूज कौन करेंगे, अशोक सर और ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं ये मिलके, और इन 50 में से हम इन 5 स्टूडेंट्स को अलग कर देंगे और ये 5 स्टूडेंट हर एक हाउस से जो है इलेक्ट किए जाएंगे। 5 स्टूडेंट्स को हर एक हाउस से इलेक्ट किया जाता है। क्लियर है? ये आगे समझ में। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, मैं अभी आपके हाउसेस वगैरह को रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको आगे भी और अच्छे से इससे समझ में आ जाएगा। सो देन The principal, teacher and 20 prefects elect head boy of the school. अब ये जो हमने 5 चूज किए हैं, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 20। These 20 prefects प्लस जो भी प्रिंसिपल होंगे स्कूल के वो, इसके बाद में जो टीचर्स हैं वो, ठीक है, ये मिलके क्या करेंगे, मिलके एक हेड बॉय या गर्ल ऑफ द स्कूल चूज करेंगे। मतलब इन 20 में से किसी एक पर्सन को चूज किया जाएगा जो ओवरऑल हर एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट होगा, एंड दैट विल, मतलब वो गर्ल या बॉय को हम कंसिडर करेंगे एज द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। क्लियर है? आए यहाँ पर समझ में। अब देखो बेसिकली इसको पंचायत से कैसे रिलेट करोगे, तो जैसे सपोज हम एक गांव की बात करें या हम किसी 4 गांव की बात करें या छोटे छोटे जो भी गांव हैं, हमने ब्लॉक वगैरह मिला लिया है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी मिलके 5 जो है पंच को इलेक्ट करेंगे और ऐसे करके जो है अलग अलग गांव से पंच बन जाएंगे, ठीक है। ये 5 मेंबर्स होते हैं इसलिए इनको पंच कहा जाता है, और ये पंच जो है मिलके इनमें से ही कोई एक जो है इलेक्ट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सरपंच, जिसे हम स्कूल में हेड बॉय या हेड गर्ल बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे जो है बाल पंचायत वगैरह लगती है। नाउ ही और शी द हेड बॉय फंक्शंस एज द प्रोटोटाइप ऑफ द स्कूल। जो हेड बॉय होगा वो एक तरीके से स्कूल का प्रोटोटाइप होगा, मतलब एक आदर्श की तरह काम करेगा। आदर्श इन द सेंस की, मतलब आदर्श नहीं होगा वो, मतलब नाम नहीं होगा, बल्कि एक स्कूल के लिए एज अ एग्जाम्पल सेट करेगा कि कैसे स्टूडेंट्स होने चाहिए, और वो बिल्कुल परफेक्ट होगा हर एक चीज में। एंड ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसिप्लिन, स्कूल एनवायरनमेंट, करिकुलर, को-करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल इंटरेक्शन पर्टिकुलरली विद अदर स्कूल्स, एंड इज अकाउंटेबल फॉर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज इन द स्कूल।
ये जो हेड बॉय या हेड गर्ल होगी, ये स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखना, इसके बाद में स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहे, बिल्कुल हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, सभी जो बच्चे हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, एक डेकोरम को मेंटेन करके रखें। जो भी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें किस तरीके से हमको सारा वर्क करवाना है, सोशल इंटरेक्शन कैसे होगा, बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे स्कूल्स के साथ में हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसके बाद में स्टूडेंट की एक्टिविटीज, ये सब कुछ डिफाइन करना काम किसका है, इस हेड बॉय का या हेड गर्ल का। सेम वे में जो सरपंच होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये तो सारे पंच हो गए, पंच मिलके एक सरपंच चूज करते हैं, तो सरपंच का भी काम यही होता है कि सारे गांव में जो है किस तरीके से एक डिसिप्लिन, एक एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें बनी रहे, कैसे एक गांव दूसरे गांव के साथ में इंटरेक्ट करने वाले हैं, ये सारा काम होता है सरपंच का। The head boy particularly coordinates with the principal, headmaster and the housemasters with the help of 20 prefects and help in proper functioning of school buses, maintenance of assets, school fields, taking care of school property and by large school discipline। तो यहाँ पर जो भी head boy या head girl होता है वो principal के साथ में, जो भी उसके सारे headmasters होते हैं उनके साथ में, जो house के masters होते हैं उनके साथ में, और ये जो सारे पंच हो गए, ठीक है, मतलब जो भी सारे परफेक्ट्स होते हैं उनके साथ में मिलके स्कूल की प्रॉपर से जो है फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, स्कूल की बसेस का मेंटेनेंस अच्छे से है या नहीं, बच्चों के स्टूडेंट्स के भी कोई अगर कोई इशू है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जो उन्हें प्रिंसिपल्स तक पहुंचाना है तो वो काम भी इन्हीं का ही होता है। इसके बाद में स्कूल की प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रखना और स्कूल में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ये सब काम होता है पंच और सरपंचों का। क्लियर है? तो इस तरह से जो है बाल पंचायत ऑर्गेनाइज होती हैं और इस तरह से ये वर्क करती हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में बाल पंचायत क्या होती है? तो बेसिकली हमने यहाँ पर हाउसेस के एग्जाम्पल से समझा कि हाउसेस में जो मास्टर्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, मतलब जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो मिलके 5 को इलेक्ट करते हैं, फिर वो 5 पूरे जितने भी मिल जाते हैं 20 मिलके जो है एक को इलेक्ट करते हैं, दैट इज द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। क्लियर है? आगे समझ में बाल पंचायत। अब नेक्स्ट था आपका मजदूर किसान संगठन। नेक्स्ट क्या था? मजदूर किसान संगठन। अच्छा, अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सो मजदूर इज योर वर्कर, किसान इज योर पीजेंट और फार्मर। ठीक है, बोल सकते हैं ना, पीजेंट या फार्मर बोल सकते हैं, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन होगी आपकी। तो हमने वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से पढ़ा हुआ है, पीजेंट की ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से पढ़ा हुआ है। अभी जब आप चैप्टर नंबर 8 सोशल मूवमेंट्स को पढ़ोगे तो आप इसको और ज्यादा डिटेल में भी समझोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पर आपको नाम साथ में दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, ये भी एक फॉर्म होती है राजस्थान में, जो है अपने अपने राइट्स के लिए मजदूर और किसान मिलके भी जो है बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं और अपने अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं। अब हमको यहाँ पर मजदूर और किसान संगठन को समझना है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मजदूर संगठन देखेंगे फिर किसान संगठन देखेंगे, कुछ नया नहीं है, बहुत ईजिली आप हर एक चीज को समझ जाओगे। क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं मजदूर संगठन की। सो व्हाट हैपेंस दैट इन 1920 फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। 1920 में क्या होता है? AITUC बनती है, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियंस किसके लिए बनती है? ट्रेड यूनियंस बनती हैं वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने को, कि वर्कर्स के वेजेस कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कितने होनी चाहिए, कैसी वर्किंग कंडीशंस में वो वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजों को इंश्योर करना, इन सारी चीजों में इंप्रूवमेंट्स करना, रिफॉर्म्स करना, ये सारे काम होते हैं ट्रेड यूनियंस के। तो पूरे इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट इज AITUC जो है वो एस्टैब्लिश होती है। इट वाज इनिशिएटेड बाय द कांग्रेस बट इन 1929 हाईजैक्ड बाय द कम्युनिस्ट। अच्छा, AITUC के अंदर क्या होता है? डिफरेंट मतलब आइडियोलॉजीज के मेंबर्स होते हैं। इसमें मार्क्सिस्ट भी होते हैं, इसमें कम्युनिस्ट भी होते हैं, इसके अंदर जो है आपके सारे सोशलिस्ट भी होते हैं, इसके अंदर आपके कांग्रेस के भी सारे लीडर्स होते हैं, इसके अंदर मॉडरेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हर एक तरीके की आइडियोलॉजी के मेंबर्स जो हैं इस AITUC के अंदर होते हैं। बट 1929 तक क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो इस पूरी पार्टी को या इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक इन द सेंस कि वो अपना डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डोमिनेशन हो जाए AITUC के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट इज INTUC दैट वाज एंट्रेंस्ड बाय द कांग्रेस। फिर इसके बाद में INTUC को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और ये AITUC को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और INTUC जो है इसको कांग्रेस अपनी एक सेपरेट पार्टी बना लेती है। इसके बाद में हिंद मजदूर सभा इसको सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मतलब जो सोशलिस्ट होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी में इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो हिंद मजदूर सभा बना लेते हैं। और भारतीय मजदूर सभा को जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, जिसको पहले जनसंघ कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी जिसको पहले जनसंघ कहा जाता था, तो वो जो है
भारतीय मजदूर सभा बना रही थी। तो ऐसे करके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस या वर्कर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी। एंड दीज ट्रेड यूनियंस प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रिक्रूटमेंट, वेज पॉलिसी, फंक्शनिंग, लिविंग कंडीशंस, हायर एंड फायर पॉलिसी एंड बाय एंड लार्ज डेवलपिंग अ पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस अमंग द वर्कर्स। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये जो सारी ट्रेड यूनियंस थी, ये क्या करती थी कि वर्कर्स का कैसे रिक्रूटमेंट होगा, वेज पॉलिसीज क्या होंगी, कैसे वो फंक्शन करेंगी, लिविंग कंडीशंस कैसी होंगी, फायर हायर पॉलिसीज वगैरह जो है वो सारी चीजें कैसी होंगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में किस तरह से जो है वर्कर्स के लिए सारी अवेयरनेस, उनके लिए प्लान्स पॉलिसीज जो है बनाई जाएंगी, ये सब कुछ इंश्योर ये करवाते थे। तो जैसे हमने बाल पंचायत देखी कि बाल पंचायत स्कूल लेवल पे जो भी सारी मतलब प्लानिंग पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसे हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए जो है अपनी आवाज़ उठाती थी। सेम वे में यहाँ पर जो मजदूर संगठन होते हैं वो सभी मजदूर या वर्कर्स के राइट्स की बात करते हैं और उसके अंदर ये सारे राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर है, आइए भी समझ में। नेक्स्ट है आपका किसान संगठन। किसान संगठन जहां हम फार्मर्स या पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, प्राइमरीली रूरल सोसाइटी ही रही है जहां पर सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। इवन स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो 90% एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, मोर देन 90%। आज के टाइम में जो बात है वो 75% इंडियन पॉपुलेशन आज भी गाँव वगैरह में रहती है और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। सो अर्लियर दिस पॉपुलेशन वॉज नॉट पॉलिटिकली अवेयर विद देयर राइट्स। तो पहले क्या होता था कि पहले किसान क्या करते थे, जो भी उनकी जमीन होती थी उस पर खेती वगैरह करते थे और जो भी उससे उनको प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, सब कुछ खुद ही बियर करते थे। और जैसा कि हमने देखा कि ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो एग्रीकल्चर या विलेजेस में या रूरल सोसाइटी में ही बेस्ड है, तो मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब होता क्या है कि पहले ये जो पॉपुलेशन थी ये इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अवेयर नहीं थी, इन्हें ये नहीं पता था कि इनके क्या सारे अधिकार होते हैं। पहले क्या होता था, वोटिंग होती थी तो इनको जो भी पार्टी बोल देती थी वोट करने को कि हमें आप वोट देना, जो भी इनको सही लगता था उसको जाके वोट दे देते थे। वोट दे दिए, इनको लगता था सरकार बन गई, अब बस हम अपना काम करने जो है वापस अपने खेतों में चले जाते हैं। इन्हें पता नहीं था कि इनके पास में कितने सारे अधिकार हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में ये अवेयर होते चलते हैं, धीरे धीरे इनको सारी चीजें समझ में आती हैं और ये अपने अधिकारों की भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दे वर वेरी मच ट्रेडिशनल and attached to their customs and rituals, but due to Congress and Communists, now the Kisans of India are politically very mature, are aware with their strength and providing strong base to Indian democracy. पहले जो ये मतलब किसान वगैरह होते थे ये बहुत ही ट्रेडिशनल होते थे, अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते थे। धीरे धीरे लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट वगैरह की वजह से जो है किसान जो है भारत के वो पॉलिटिकली मैच्योर हो जाते हैं, पॉलिटिक्स को समझने लग जाते हैं, राजनीति को समझने लग जाते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसको समझने लग जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या इंडियन डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। क्योंकि आप देखो कि मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज में है और वहां से गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा इलेक्टोरल मतलब जो रोल प्ले कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। होता यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इनिशिएटिव लेते हैं 1936 में, जब लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है कि ऑल इंडिया किसान सभा एस्टैब्लिश करेंगे और फिर उसमें किसानों के राइट्स की बात होगी। बट धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद में या उसी समय से क्या होने लग जाता है कि इस एक ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट और क्लास को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थे। क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं और जो है मतलब कुछ मिडिल लेवल पर भी होते हैं जो आपके किसान होते हैं। इसके बाद में कास्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो स्टार्टिंग से ही इंडिया में कास्ट क्लास को लेकर कन्फ्लिक्ट तो थे, तो ये कास्ट और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हमको ऑल इंडिया किसान सभा में भी देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से जो है ये किसान सभा वगैरह अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। और कांग्रेस कम्युनिस्ट पहले मतलब स्टार्टिंग से यही सारी चीजें चल रही थी, कांग्रेस ने भी ढेर सारी प्लान्स पॉलिसीज लेके आए किसानों के लिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी लेकर आए। बट ये जो सारी पॉलिटिक्स चल रही थी कम्युनिस्ट की, कांग्रेस की, इन सारी चीजों के बीच में किसान ने मतलब बहुत ज्यादा जो है उनको फायदा वगैरह नहीं हो पाता, बहुत बार हो भी पाया, बहुत बार नहीं भी हो पाया और ये पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा जो है मतलब एक तरीके से उलझ चुके थे। और इसके बाद में अपने राइट्स के लिए धीरे धीरे उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके जो है ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई जो फाइट करती थी ये फार्मर्स के या किसानों के राइट के लिए। फाइनली 2014 का जो इलेक्शन होता है उसमें ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रूव होती है कि किसान अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, वो भी अपने अधिकारों को समझते हैं। और 2014 के इलेक्शन में पीजेंट्स ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जहां कास्ट क्लास रीजन बॉन्डिंग्स को दूर कर दिया गया, जहां पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस रीजन के हैं तो हमें इस गवर्नमेंट को वोट करना चाहिए या हम जो है इस कास्ट से हैं तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये हमारी कास्ट को रिप्रेजेंट करती है या हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो हमको इसको वोट करनी चाहिए। उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर देखा और 2014 के इलेक्शन में क्या एक चीज़ हुई ये हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते तो बीजेपी जो है वो पार्टी में आ जाती है, मतलब
वो पावर में आ जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स बन रही थी उससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई सालों बाद में, ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा कि एक हमको एक सिनेरियो जो है उसको चेंज करना चाहिए। अभी तक हम कांग्रेस, कम्युनिस्ट यही सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, तो अब जो है हम बीजेपी को वोट देंगे, और बीजेपी का प्रोपेगेंडा भी बहुत अच्छा था, तो उसके बाद में बीजेपी पावर में आ गई। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसके बाद में किसानों के साथ में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, पहले भी अच्छी भी हो रही थी, बुरी भी हो रही थी, बट ये है कि मेन चीज ये है, मुद्दा ये है कि किसान संगठन जो थे अब उन्होंने अपने राइट्स की बात करने स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली ही, कुछ ही टाइम पहले ही किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया पूरे इंडिया लेवल पर, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसे बिल लेकर आ जाती है जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सही नहीं है। उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और गवर्नमेंट को अपने उन बिल को, अपने उन लॉज को वापस लेना पड़ा, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या दिखाती हैं कि कैसे किसान जो है वो भी अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी में उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें समझना चाहिए। क्लियर है? आए ये भी समझ में। तो इस तरह से बाल पंचायत और आपके मजदूर किसान संगठन जो है वो वर्क कर रहे हैं और इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? आई होप इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड द क्वेश्चन इज द 73rd अमेंडमेंट हैज बीन मॉन्यूमेंटल इन ब्रिंगिंग अ वॉइस टू द पीपल इन द विलेजेस। डिस्कस और कमेंट। 73rd अमेंडमेंट होता है, कब होता है 73rd अमेंडमेंट? मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ जल्दी से बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे लिखने के पहले कि 73rd अमेंडमेंट कब होता है। सो 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में, ठीक है। 1992 में 73rd अमेंडमेंट हो जाता है, और ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल है, जिसकी वजह से गांव में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, गांव के जो लोग हैं उन्हें आवाज़ मिल जाती है, एक तरह से गांव के लोगों को आवाज़ मिल जाती है इस एक अमेंडमेंट के थ्रू। इसको आपको डिस्कस करो या इसके ऊपर कमेंट करो, इसको एक्सप्लेन करो, इस एक स्टेटमेंट को, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करोगे, कैसे बताओगे, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले ये बताओगे कि 73rd अमेंडमेंट क्यों हुआ, तो आप बताओगे कि 73rd अमेंडमेंट या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, ये जो एक्ट था 1992 का, इसके थ्रू हमने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। हमने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐड ऑन किया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मतलब कि अब पंचायत भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और इस एक एक्ट के थ्रू हर एक स्टेट में पंचायत को ऑर्गेनाइज करना स्टेट की ड्यूटी है। हर एक स्टेट के अंदर पंचायत को ऑर्गेनाइज करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अप्रूव किया जाता है। क्लियर है? आई ये भी एक चीज समझ में, अप्रूव या ये कहें कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस वाज योर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको 1 से 2 लाइन में इसको डिफाइन करना ही करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एंड एक और चीज ध्यान में रख लो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? इतना आगे समझ में क्वेश्चन क्या था, स्टार्ट कैसे करना है। अब मेन पार्ट पर आ जाओ कि 73rd अमेंडमेंट कैसे मॉन्यूमेंटल है। सो द 73rd अमेंडमेंट हैज बीन मॉन्यूमेंटल इन ब्रिंगिंग अ वॉइस टू द पीपल इन द विलेजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो सबसे पहले तो प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इस एक अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज का जो सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। इसके पहले मार्जिनल रेफरेंस टू पंचायत इन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके पहले पंचायत को लेके जो क्लॉज था या पंचायत को लेके जो एक मतलब सिस्टम था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा गया था। और जो भी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर होती है उसको हम कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं कर सकते। could not enforce in courts or not enforceable by the courts, not enforceable by the courts, मतलब कि
कोर्ट में हम इस एक चीज के लिए केस नहीं कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में पंचायत को जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया गया क्योंकि वो डीपीएसपी के अंदर है, इसलिए हम उसको कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट बोलेगा कि ये हमारे जो है उसके अंदर नहीं आता है, हमारे डायरेक्शन मतलब क्या बोलते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर या जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर नहीं आता है, तो कोर्ट इस एक चीज को एनफोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है और जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं दोज आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। अब जो है हम फाइट कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में या हमारे गांव में स्टेट ने पंचायत को ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब अगर हम कोर्ट में जाके ऐसा बोलते हैं तो कोर्ट उस स्टेट को जो है इस एक चीज को या पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर देगा। क्लियर है, आए ये भी यहाँ पर समझ में। तो इसीलिए जो है हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया पंचायती राज को, जो कि कोर्ट में अब एनफोर्सिएबल है। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। ये हो गया, यहाँ पर आया ये वाला पॉइंट समझ में। नेक्स्ट, The act brought about the real grassroots democracy in the villages। इसकी वजह से grassroots democracy हमको villages में देखने को मिली। मतलब पहले जो democracy थी वो सिर्फ एक जनरल लेवल पर थी, बट यहाँ से हम पर्टिकुलर एक grassroots लेवल तक पहुंच चुके हैं। हम जो है मतलब एक तरह से हमने डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की बात करी है, जहां पर हमने पावर को डिवाइड कर दिया। पावर को डिवाइड करने से हम एक आइसोलेटेड विलेज तक भी पहुंच चुके हैं, जो कि कभी भी जो है मतलब टाउन या सिटीज के साथ में कनेक्टेड नहीं था। अब हमने उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ा दी क्योंकि हम वहां तक डेमोक्रेसी लेके जा चुके हैं। और जब हम डेमोक्रेसी वहां तक लेके जा चुके हैं तो वहां पर जो भी सारा रूल होगा, जो भी सारी पावर में गवर्नमेंट होगी, वो सारे काम करेगी लोगों को ध्यान में रखते हुए, और हम उनके इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो जितना भी सारा कुछ मैं बोल रही हूँ सब नोट करते चलो, ये सब आपको लिखना है आंसर में। तो हम उनके इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ में उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको भी हम आंसर कर सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं, उनको हम ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स, पॉलिसीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट मॉन्यूमेंटल है। Next, previously the panchayats were not formed regularly, but after the passage of the act, it became compulsory to re-elect panchayats every 5 years। पहले क्या होता था कि जैसे डीपीएसपी के अंदर दिया गया है कि स्टेट को पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, तो स्टेट क्या करते थे, एक बार पंचायत बनी तो वही पंचायत चलती जा रही है, इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं। कभी इलेक्शन हुए तो ठीक है, नहीं हुए इलेक्शन तो पंचायत खत्म हो गई, या जो पंचायत बनी हुई थी लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं था तो वही लोग जो है रूल करते हुए चले जा रहे थे। इस तरह का सिस्टम चलता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ में जब पंचायत को हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया, तब ये कंपलसरी हो चुका है कि अब आपको हर एक 5 साल के अंदर पंचायत के इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, कौन करवाएगा, स्टेट करवाएगा। तो स्टेट जो है वो हर 5 साल के अंदर पंचायत के इलेक्शन करवाता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 टायर सिस्टम इन द पॉलिटिकल एरेना ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से हमने एक 3 टायर सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। ग्राम सभा जिसके अंदर होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पंचायत या विलेज पंचायत, जहां पर एक ग्राम सभा फॉर्म होती है जिसके अंदर सभी 18+ के सारे मेंबर्स होते हैं जो मिलके वोट करते हैं पंच वगैरह को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक विलेज लेवल पर होती है। इसके बाद में ब्लॉक लेवल पर होती है, दैट इज योर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, और वहां पर भी एक पंचायत बनी होती है जो कि इस पंचायत को असिस्ट करती है। और उसके बाद में होती है जिला परिषद या जिला पंचायत, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद में ब्लॉक, उसके बाद में विलेज या विलेज, ब्लॉक और जिला परिषद। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा फंक्शनिंग चलता है। जिला वाले जो होते हैं वो ब्लॉक को ऑर्डर्स देते हैं, ब्लॉक वाले जो है विलेज को, पंचायत को ऑर्डर्स देते हैं, और ऐसे पूरे ऑर्डरिंग सिस्टम के थ्रू जो है वर्क चलता रहता है, पूरा काम जो है वो होता रहता है। और एक डेमोक्रेसी या फिर हम ये कहें कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन जो कि विलेज वगैरह में भी ऑर्गेनाइज्ड है और प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पर भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। It is considered monumental decision by the Indian government as it laid the premises for the increase of the local participation in the national governments। इसलिए भी ये monumental है क्योंकि इसकी वजह से लोकल्स का भी पार्टिसिपेशन नेशनल गवर्नमेंट्स में बढ़ गया है। मतलब कि जो गांव देहातों में रहते हैं, जो आइसोलेटेड विलेजेस में रहते हैं, आज वो भी पूरे मतलब इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, पूरी इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए भी ये मॉन्यूमेंटल कहलाया जाता है। एंड इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड गेव ऑटोनॉमी टू द पंचायत्स ओवर द लोकल इश्यूज। और इसी के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायत को ऑटोनॉमी मिल चुकी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा इंडिया का कि एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ये अपनी पावर किसको पहुंचाती है, स्टेट गवर्नमेंट को।
ठीक है, ये किसको पावर दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर रह के ही काम करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट पावर दे रही है इन पंचायत को या इस लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, पंचायत हो गई या लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है जहां पर हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और वही पूरे इंडिया को रूल कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। तो हमने क्या किया? पावर को डिवाइड कर दिया। पावर को डिवाइड करने से हम और अच्छे से जो है यहाँ पर रूल कर पा रहे हैं और अच्छे से जो भी हमारे लोकल इश्यूज हैं उनको खत्म कर पा रहे हैं। सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। Next, it is also considered monumental because according to this amendment, about 1/3 of the seats were reserved for women, which increased their participation in the policy making processes. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसलिए भी monumental है क्योंकि इस एक अमेंडमेंट की वजह से हमने पंचायत में 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी है वुमेन के लिए। जितनी भी सीट्स है उसका 1/3 सीट्स वुमेन को जाएगा और साथ ही साथ में जो SC ST हैं उनके लिए भी हमने सीट्स रिजर्व करी और SC ST वुमेन के लिए भी हमने सीट्स रिजर्व करके रखी। मतलब कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो हमने पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इंक्रीज कर दिया है। इसके लिए भी 73rd अमेंडमेंट बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंटल है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे आप इसमें इंक्लूड करोगे कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो मॉन्यूमेंटल क्यों है पॉलिसी मेकिंग में। इसके बाद में कुछ मेन फीचर्स भी लिख सकते हो कि रिकॉग्निशन टू पंचायत एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है पंचायत को इस एक एक्ट के थ्रू 73rd एक्ट के थ्रू जो है रिकॉग्निशन मिलता है और वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करती हैं। पंचायत की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बताई गई हैं कि कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए जो है प्लानिंग वगैरह करेंगी कि जिसके थ्रू हम हमारी विलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकें, यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है उसको जस्टिस प्रोवाइड कर सके। द एक्ट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस, फाइनेंस एंड इलेक्शंस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द गिवन एरिया। इस एक एक्ट के थ्रू हमको जो भी सारे पावर मिलते हैं, जो भी सारे फंक्शंस मिलते हैं, हमको जो भी फाइनेंस, जो भी पैसा हमारे पास में आया उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है, पैसा कब कहाँ हमने कहाँ यूज करा उसकी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक देनी है। इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा होगा, ये सारी चीजें 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है डिफाइन की गई हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप है जिसके थ्रू हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। एंड सेकेंडली, ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट। और इस एक अमेंडमेंट के थ्रू सभी स्टेट जो है वो पंचायत को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर है? ट्राइबल एरियाज में भी पंचायत ऑर्गेनाइज होती हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। प्लस ये एक्ट मॉन्यूमेंटल क्यों है वो सारा कुछ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ? आए यहाँ तक समझ में? तो इंपॉर्टेंस या फीचर्स अगर आपको अलग से लिखना है तो अलग से लिख सकते हो। 73rd मॉन्यूमेंटल है उसी के अंदर लिखना है तो उसी के अंदर भी लिख सकते हो। और इस तरह से फाइनली कंक्लूड कर देना कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसीलिए मॉन्यूमेंटल है किस एक चीज के लिए, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्रिंगिंग वॉइस टू द पीपल ऑफ विलेजेस, कि जहां पर गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी आवाज को, मतलब उनके भी आवाज जो है हम बन चुके हैं इस ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के थ्रू। वो भी अपने राइट्स, अपने इश्यूज के लिए जो है अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं, अपने इश्यूज को सामने रख सकते हैं। क्लियर हुआ? आए ये भी क्वेश्चन समझ में, साहब ये भी समझ में आ गया कि इसका आंसर भी समझ में आ गया। और जैसा मैंने आपसे बार बार कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से समझ के अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट एन एसे ऑन द वेज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टचेस पीपल्स एवरीडे लाइफ ड्रॉइंग अपॉन डिफरेंट एग्जांपल्स। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करके ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है दैट इज फॉर द पीपल, यानी कि पीपल को ही ध्यान में रख के, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स, उनकी हर एक चीज को, हर एक इश्यूज को ध्यान में रख के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। तो क्या एग्जैक्टली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एवरीडे लाइफ में यूजफुल है या नहीं है, इस एक चीज को आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। ठीक है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन है, ऐसे पूछा है तो ऐसे के फॉर्म में जस्ट पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, बट पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस विद कॉलोनियलिज्म एंड द वैल्यूज एंड आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूं क्या क्या लिखना है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के एक्सपीरियंसेस के थ्रू बना है। इंडिया का एक्सपीरियंस था कॉलोनियलिज्म को लेके कि इंडिया को जो है मतलब ना जाने कितने सालों तक गुलाम बना लिया जाता है और इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, सोसाइटी, हर एक चीज को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। तो हमको कैसे वैल्यूज को, आइडियाज को, जो भी हमारे जिसने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा दिया, मतलब जैसे हमने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आइडियाज थे, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीजों को लेके, तो हमने उन आइडियाज को यूज करके इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया। उनके थ्रू हमको फ्रीडम ली, हम इंडिपेंडेंट हुए और इसके बाद में इन्हीं आइडियाज को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि हमें भी इंडिया के अंदर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, ये सारी चीजों को इंश्योर करना है जिससे हम एक बेटर सोसाइटी बना पाए। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एन
an impact upon the lives of the people as it affects the political, social, economic, cultural parameters of the country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एवरीडे लाइफ को इसलिए भी अफेक्ट करता है क्योंकि इसमें हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हर एक पैरामीटर को प्रायोरिटी पर रखा गया है। इंडिया के कल्चर को, इंडिया के रिलीजन को, इंडिया सोसाइटी को, इंडिया के ट्रेडिशंस को, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हमने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो इसलिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हर एक स्फीयर को अफेक्ट करता है। जैसे आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ द टेरिटरीज एज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दिस हैज एन इम्पैक्ट अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। जैसे हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की बात करें तो यहाँ पर कैसे स्टेट्स, कैसे यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करना है, कैसे टेरिटरीज को डिक्लेयर करनी, कौन सी इंडियन टेरिटरी होगी, इन शॉर्ट यूनियन टेरिटरी की बात करिए, ठीक है। स्टेट्स के थ्रू, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, आप जिस भी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, सो इन सारी चीजों के थ्रू आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। ये आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ये हमारी पॉलिटिकल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। वही हम बात करें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी इक्वल हों बिफोर द लॉ एंड इन द आइज ऑफ द लॉ। हर एक पर्सन जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, सेक्स, रिलीजन, ये सारी चीजों के अलावा जो है वो इक्वल होनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज में, स्टेटस में वो इक्वल होने चाहिए। अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस कोई नहीं करेगा। इसके बाद में टाइटल्स हम किसी को नहीं देंगे, किसी को हम राजा, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स नहीं देंगे। ऐसी सारी चीजों से क्या होगा कि हम इक्वालिटी बना के रखेंगे। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं दे टॉक अबाउट इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में इट इम्पैक्ट्स द कल्चरल एंड रिलीजियस एवेन्यूज ऑफ द पीपल बाय सेलिब्रेटिंग द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है कि जितनी भी ज्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेकर इंडिया में, हम सभी उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी रखेंगे। हम सभी जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनकी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। सभी को अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने की बिल्कुल जो है मतलब इजाजत है। और इसके बाद में स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा और रिलीजियस फ्रीडम होगी। तो रिलीजियस फ्रीडम हमारे कल्चरल और रिलीजियस एवेन्यूज की बात करती है। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे डेमोक्रेटिक नेचर को जो है बचा के रखते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी को बचाए रखते हैं। ऐसा ना हो कि इंडिया को जस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी बता दिया बट इन प्रैक्टिस हम उस एक चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो उस एक चीज को बनाए रखने के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट एंड अ सोशलिस्ट पेट्रोनाइज सोसाइटी। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जहां एक सोशलॉजिस्ट पेट्रोनाइज सोसाइटी की हम बात करते हैं, जहां हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हम हमारे नेशन के बारे में सोचते हैं, हम हमारे नेशन को लेके बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत पेट्रियोटिक है। तो इस तरह से इंडिया एक वेलफेयर सोसाइटी भी है, एक सोशलॉजिस्ट पेट्रोनाइज सोसाइटी भी है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम पब्लिक और नेशनल प्रॉपर्टी को सेव करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, हम वायलेंस ना फैलाएं, हम जो है किसी भी तरह के क्राइम्स रेट को हमको कंट्रोल करना है। इसके बाद में ऐसा ना हो कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट होने लग जाए, लोग हथियार उठाने लग जाएं, किसी चीज़ को लेके दंगा फसाद होने लग जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी चेक रखना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम सभी को इक्वल एफर्ट्स भी लगाने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और हमें और कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा भी है, मतलब हम सभी ने ये चीज़ देखी हुई है कि अक्सर हम कोई चीज, जैसे हमने जस्ट सपोज हमने शॉप से कुछ चिप्स वगैरह खरीदे, हम अपनी गाड़ी में उसको खाते हुए जा रहे हैं और जहां भी हमको लगता है हम अक्सर रोड पर उस रैपर को फेंक देते हैं, ठीक है। अगर आप सेम चीज अपने घर में होते, ठीक है, आप अपने घर में हो, अपने घर में आपने चिप्स खाई है, तो आप रैपर कहाँ फेंक कर आते हो? ऑब्वियसली डस्टबिन में फेंक कर आते हो। अगर आपने उस रैपर को नीचे फेंक दिया तो आपकी मम्मी आपको मस्त जो है डांट और पिटाई लगाती है, ठीक है, होती है ना ये चीज। क्यों? क्योंकि हमें हमारा घर साफ रखना होता है। सेम वे में हमारी कंट्री जो है वो भी हमारा घर ही है ना, ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो हमारा घर ही तो है। इसके अंदर हम सब रहते हैं, मतलब एक हम सभी का घर है, अलग अलग है, ठीक है, वो हमारी अपनी पर्सनल स्फीयर है। उसके अलावा हम सभी इस कंट्री का पार्ट है, ये कंट्री भी हमारा घर है, इसको हमको साफ रखना है, ठीक है। इसमें जो भी सारे पब्लिक रिसोर्सेज जैसे पार्क वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए पार्क बनाती है ना, पार्क बनाती है, म्यूजियम्स बनाती है, घूमने फिरने के लिए जगह बनाती है, टूरिस्ट प्लेसेस बनाती है, उसको साफ रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी तो हमारी ड्यूटी है क्योंकि वो हमारे घर का ही पार्ट है। ये जो कंट्री है ये हमारा घर ही है ना, तो हमको इसको भी साफ और सुथरा रखना है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपके लिए इतने सारे जो है आपको इतने सारे राइट्स प्रोवाइड करती है, आपके लिए इतने सारे प्लान्स पॉलिसीज लेके आती है, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करती है कि आप इस घर को अच्छा रखेंगे, आप इस घर के बारे में सोचेंगे, इसको सिक्योर्ड रखेंगे। और जैसे कि घर में कभी किसी तरह का कोई लड़ाई
लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, भाई बहन के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिमोट को लेकर लड़ाई हो जाती है घर के अंदर, तो उसे शांत कौन कराता है? आपकी मम्मी, आपके पापा। तो सेम वे में जब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो इन सारी चीजों को शांत कराने में मतलब एक तरह से पीस मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती है। क्लियर है? आए ये भी यहाँ तक समझ में? तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने बेस्ट एफर्ट्स को पुट ऑन करें। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर एक तरीके का जस्टिस, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उसकी एक्टिविटीज में, उसके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कंट्रोल, अक्सर स्लोगन सुना होगा ना, बच्चे दो ही अच्छे। ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई आपकी अपनी मर्जी है, जितने बच्चे पैदा करने हैं, मतलब जितना भी आपको, जितनी अपनी बड़ी फैमिली करनी है उतनी बड़ी फैमिली करो। लेकिन हम पॉपुलेशन कंट्रोल की क्यों बात करते हैं? क्योंकि अगर सब ऐसे ही सबकी फैमिली जो है बड़ी बड़ी होती चली गई, सबके अगर 5-5, 6-6 बच्चे होते चले गए, तो एक दिन ये पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर हो जाएगी कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे, हमारे पास में फूड नहीं होगा कि इतने लोगों को हम खाना दे पाए। तो माल्थस की थ्योरी पड़ी हुई है ना चैप्टर 2 के अंदर, दैट इज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जहां हम ये समझते हैं कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई लेकिन फूड अवेलेबिलिटी हमारे पास में इतनी है, तो हम इतनी पॉपुलेशन को फूड नहीं दे पाएंगे और एक दिन वो पॉपुलेशन मर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है ताकि हम इतनी पॉपुलेशन को अच्छी प्लान्स, पॉलिसीज, फैसिलिटीज दे सके। तो इस पॉपुलेशन कंट्रोल में हम सिटीजन्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको भी फैमिली प्लानिंग वगैरह जो है बताई जाती है, सिखाई जाती है। हम इन द सेंस आप बच्चों को नहीं जिनकी शादी हो जाती है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, पल्स पोलियो प्रोग्राम है, तो इन सब में हमको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पोलियो का ड्रॉप आजकल तो घर घर में पिलाने आते हैं, तो अगर पोलियो का ड्रॉप पिलाने आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले जो है बच्चों को बाहर नहीं निकालते, उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या पिला जाएंगे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो इसीलिए जागरूक होना भी एक तो सबसे बड़ी चीज है, और दूसरी बात हमको गवर्नमेंट की प्लान्स, पॉलिसीज में सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है तो आप दूसरों को उसके बारे में बताओ, है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो इसीलिए आप उसको दूसरों को बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह तो ध्यान नहीं दे सकती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट का काम ही ये है कि हर जगह ध्यान देना, लेकिन बहुत बार बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती है। तो वहां के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये प्रेशर ग्रुप्स, ये सब काम करते हैं। तो आप भी देश को जागरूक करने में अपना काम जो है, अपना रोल जो है प्ले कर सकते हो, अपनी एवरीडे लाइफ में ये चीज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज पोलियो का ड्रॉप प्लान है, आपकी कॉलोनी में जो है हेल्थ वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे सपोज आपको दिखता है कि कोई घर में मतलब बच्चा है उनके घर में छोटा, लेकिन वो उसको ड्रॉप नहीं पिलाने दे रहे क्योंकि वो उस एक चीज को लेकर जागरूक ही नहीं है, तो वहां आप भी बोल सकते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर जो है, अपना रोल जो है वहां पर प्ले कर सकते हो। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, हमें क्या करना, उनके अपने घर का मैटर है, हम क्यों बोले। अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें, ऐसा नहीं बोल रही हूँ पर्सनली किसी के घर में लड़ाई हो रही तो वहां जाके आप उसको शांत करवाने लग जाओ, वो एक आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जहां आपको लगता है कि ये सोशल इश्यूज है, जहां आपको लगता है कि ये चीजें हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां हमें भी बोलना चाहिए, तभी तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी डे टू डे लाइफ में उतार पाएंगे, है ना। तो इस एक चीज की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में जैसे फूड सिक्योरिटी को लेके बिल है कि हमारे यहाँ पर फूड सिक्योर होना चाहिए। गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अक्सर फूड को सिक्योर करके भी रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब गेहूं खरीदे जाते हैं तो गेहूं का स्टॉक अक्सर मम्मी पापा जो है करके रखते हैं ना, कि ये गेहूं जो है हमको हर महीने यूज में आएगा, और थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा भी लेके रखते हैं कि कभी घर में कोई मेहमान वगैरह आ गए, कभी कोई फंक्शन वगैरह हुआ, तो हो सकता है ये जो ग्रेन्स है ये हमको यूज में आ जाए, तो एक स्टॉक रखा जाता है। आपने देखा होगा ये एक चीज सेम वे में गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट के पास में जितना भी सारा स्टॉक मतलब इकट्ठा होता है, जितना भी सारा फूड जो ग्रेन्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट तो करती है, उसके अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, जिससे वो जो भी पुअर पीपल है, जो भी सब्सिडाइज्ड फूड वगैरह जो भी सारी चीजें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा वो कुछ फूड को सिक्योर करके भी रखती है। तो जैसे कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कभी कोई ऐसी चीज हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई कि जहां पर जो है मान लो भूखमरी फैल गई है, तो वहां पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सके। तो फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट करती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आती है, राइट टू एजुकेशन लेके आती है कि सभी के पास में एजुकेशन हो, सभी के पास में जो है इंफॉर्मेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो ये जो सारे एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। तो गवर्नमेंट भी अपने एफर्ट्स दे रही है, हमें भी अपने एफर्ट्स देने, तभी हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी रियल लाइफ में जो है, अपनी डे टू डे लाइफ में फील कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। क्लियर है? आइए भी समझ में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो इस एक चैप्टर में 6 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट और एक ये वाला जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से बस 2 क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, सभी को आपको पढ़ना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हैं। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम जो है सारी चीजों को पढ़ेंगे ही। सो आई होप चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और साथ ही साथ में ये जो हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को आंसर किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या थे, इसके बाद में कैसे आपको उनका आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखना है, और बहुत ज्यादा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगी क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में मैंने आपको हर एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी ने मान लो चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है अभी तक, तो भी उसको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? आ गया है तो मुझे कमेंट में बताओ। नहीं आया है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी है जो हमारे साथ में आपको शेयर करना है रिलेटेड टू आपका चैप्टर या आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। सारे डाउट्स आपके वहां क्लियर हो जाएंगे, मैं आपके साथ में वहां भी कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट कर लूंगी। क्लियर है? आइए भी यहाँ तक समझ में, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो, आप यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप चाहिए, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब आपको चाहिए कि सब कुछ मेरे को सीक्वेंस में मिल जाए, मेरे को सब कुछ बुक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए, मुझे कोई मेहनत ना करना पड़े। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, बस गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ना, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है, बस उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आ गए सारे सब्जेक्ट के वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और देखो, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए, चैप्टर पे क्लिक किया, ये सब टॉपिक्स आ गए, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब बस जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद में किसी तरह का कोई पेमेंट करना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना, कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो आई होप अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।